तो एपिसोड 7 की स्टार्टिंग में रियाटो कोकोरो को डेस्ट्रक्टिव पिल दिखाते हुए कहता है कि तुम इस पिल का डुप्लीकेट बना सकते हो। तो कोकोरो पूछता है आखिर ये क्या चीज है। रियाटो कहता है इस पिल की वजह से वो चीज जिंदा रहते हैं। और फिर कोकोरो पूछता है क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम उनसे कैसे मिले। रियाटो कहता है वो एक ट्रांसफर स्टूडेंट बन के आई थी। असल में मेरी एक हादसे में मौत होने वाली थी, लेकिन उसने अपने पावर से मुझे बचा लिया था। असल में वो दिखने में बिल्कुल मेरे बचपन की दोस्त कुडुनोको की तरह है, जिसकी आज से 10 साल पहले मौत हो गई थी मेरी वजह से। और फिर रियाटो पूछता है क्या तुम इस पिल का डुप्लीकेट बना सकते हो। तो कोकोरो कहता है मुझे थोड़ी सी परेशानी होगी, लेकिन उतना मुश्किल भी नहीं है। सबसे पहले हमें इसकी इंग्रेडिएंट्स के बारे में पता लगाना होगा, तभी हम इसे बना पाएंगे। तो रियाटो पूछता है कि तुम इसमें कितना समय लगेगा। कोकोरो कहते हैं अगर तुम लकी हुए तो शायद आधे साल में हो सकता है। जो सुन के रियाटो चौंक जाता है। और फिर कोकोरो पूछता है आखिर तुम्हारे पास अभी कितने पिल्स है। रियाटो कहता है 1 महीने लायक। जो सुन के कोकोरो कहते हैं तब तो शायद मैं भी कुछ नहीं कर सकता। ये सुन के रियाटो थोड़ा सा टूट जाता है, जिसके बाद कोकोरो फिर से कहता है अगर हम लैब के बाकी स्टूडेंट की भी मदद ले तो शायद हम 1 महीने के अंदर कर पाए। जो सुन के रियाटो को फिर से थोड़ी सी होप मिलती है। कोकोरो कहता है अगर मुझे कुछ पता चला तो मैं तुम्हें बता दूंगा। और फिर रियाटो कोकोरो को वही कुरोहा का दिया हुआ फर्टिलाइज एलियन एग दिखाता है, जो देख के कोकोरो पूछता है आखिर ये क्या चीज है। तो रियाटो कहते हैं ये एक फर्टिलाइज बेबी एलियन एग है, लेकिन इसके बारे में मुझे भी ज्यादा कुछ पता नहीं है, इसलिए मैं चाहता हूँ तुम इसके बारे में पता लगाओ। तो कोकोरो कहता है मैं इसके बारे में जरूर पता लगाने की कोशिश करूंगा। और फिर सीन चेंज होता है, हमें रात का सीन दिखाते हैं, जहाँ पे काजुमी कुरोहा से पूछती है आखिर तुम्हें पिल के बारे में क्या पता चला। कुरोहा कहती है उन लोगों ने कहा कि उन लोगों को जब तक पिल के इंग्रेडिएंट्स के बारे में पता नहीं चलता तब तक वो लोग कुछ नहीं कह सकते। तभी कोतोरी कहती है कितना अच्छा होगा अगर वो लोग उस पिल को बना लेते हैं। तो काजुमी कहती है अगर वो लोग बहुत सारे पिल्स को बना लेते हैं तो मैं अपने सपने को भी पूरा कर पाऊंगी। तो काजुमी की बात सुन के काना उससे कहती है तुम्हारे सपने में तो बस उल्टा सीधा चीज ही घुसा पड़ा है। जो सुन के काजुमी कहती है तुम्हें अपने काम से काम रखना चाहिए। और फिर काना फिर से कहती है रियाटो हम लोगों की एक जीने की उम्मीद है, अगर वो नहीं होता तो हम लोग बहुत पहले मर चुके होते। और फिर काजुमी भी कहती है क्या हमें उसके ऊपर इतना डिपेंड रहना चाहिए। तो काना कहती है तुम उस बारे में चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, असल में वो ये सब बस कुड़ुआ के लिए कर रहा है। जो सुन के कुड़ुआ कहती है ऐसी कोई बात नहीं है, असल में उसे लगता है कि मैं उसकी बचपन की दोस्त हूँ, लेकिन मैंने उससे कहा था कि मैं उसकी दोस्त नहीं हूँ। और फिर सीन चेंज होता है, हमें दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे कुड़ुआ अपने क्लास में होती है। तभी उसके पास 2 लड़कियां आती है और उससे कहती है आज हम लोग कैरियोके में जाने वाले हैं, क्या तुम हमारे साथ आना चाहोगी। तो कुड़ुआ उन्हें हाँ कर देती है। और फिर वो लड़की काशुआगी कहती है तो तुम आज स्टेशन पे 6 बजे आ जाना। तो कुड़ुआ कहती है ठीक है। जिसके बाद सीन चेंज होता है, हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे कुड़ुआ रियाटो के पास आके कहती है काशुआगी ने मुझे आज कैरियोके में इन्वाइट किया है, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि वो क्या चीज है। तो रियाटो कहते हैं वहाँ पे सब लोग सिंगिंग करते हैं। जो सुन के कुड़ुआ कहते हैं लेकिन मुझे तो कोई सॉन्ग आता ही नहीं है, तो मैं वहाँ पे क्या करूंगी। तो रियाटो कहते हैं किसने कहा कि तुम्हें सिंगिंग नहीं आती। और फिर कुड़ुआ ने एक बहुत पहले गाना गाया था, वही गाना गा के रियाटो कुड़ुआ को चिढ़ाने लगता है, जो देख के कुड़ुआ को गुस्सा आ जाती है और अपने पावर से इधर उधर अटैक करने लगती है, जो देख के रियाटो डर जाता है और फिर उससे माफी मांग लेता है। और फिर कुड़ुआ रियाटो से कहती है तुम भी मेरे साथ वहाँ पे चलोगे। तो रियाटो कहते हैं मैं वहाँ पे नहीं जा सकता क्योंकि उन्होंने मुझे इन्वाइट नहीं किया है, इसके अलावा मुझे अपने स्टूडेंट को भी पढ़ाने के लिए जाना है। और फिर रियाटो कुड़ुआ को अपना पर्स देता है और उससे कहता है तुम अपने दोस्तों के साथ वहाँ पे जा रही हो, तुम्हें इसकी जरूरत होगी। तो कुड़ुआ जब उस पर्स को लेनी जाती है तब उसकी फिंगर रियाटो के फिंगर के साथ टच हो जाती है, जिस वजह से उसे कुछ अजीब सा फील होता है। और फिर सीन चेंज होता है, हमें कुड़ुआ को दिखाया जाता है जो कि अपने दोस्तों के साथ कैरियोके में आई हुई होती है। और फिर से सीन चेंज होता है, हमें रियाटो को दिखाते हैं जो कि अपने स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए आया था, लेकिन वो उसके स्टूडेंट को कुछ क्वेश्चन देकर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हमें कुड़ुआ को दिखाते हैं जो कि सिंगिंग करने के बाद वो जब बाहर आती है तभी वो अपने सामने रियाटो को देखती है। और फिर कुड़ुआ रियाटो से पूछती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो रियाटो कहता है मुझे बस तुम्हारे लिए थोड़ा सा टेंशन हो रहा था, इसलिए मैं तुमसे मिलने चला आया। जिसके बाद वो कुड़ुआ से पूछता है क्या तुम्हें अपने दोस्तों के साथ यहाँ पे मजा आ रहा है। तो कुड़ुआ हाँ कहती है। जिसके बाद रियाटो कुड़ुआ उससे कहता है तुम्हारी पार्टी खत्म होने के बाद तुम घर पे चले आना। ये कह के रियाटो वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हमें रियाटो को उसके घर में दिखाया जाता है, जहाँ पे उसे कोकोरो का कॉल आया था और कोकोरो उससे कहता है इस पिल को 1 महीने के अंदर बना पाना नामुमकिन है। जो सीन को रियाटो बिल्कुल खामोश हो जाता है और उसे कुछ नहीं कह पाता। और फिर हमें दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे रियाटो क्लब की तरफ जाते हुए सोच रहा था आखिर मैं इस बात को उन लोगों को किस तरीके से बता पाऊंगा। ये सब सोचते सोचते रियाटो क्लब के अंदर आता है और देखता है कि काजुमी ने स्विम सूट पहना था। तो रियाटो काजुमी से कहता है आखिर तुमने ये क्या पहन के रखा है। तभी उसके पास कोतोरी और कुड़ुआ भी चली आती है और उन दोनों ने भी स्विम सूट पहना हुआ था। और तभी रियाटो की नजर काजुमी को उस हैकिंग करने वाले डिवाइस की तरफ जाती है और फिर वो काजुमी से पूछता है आखिर तुम्हारे इस गैजेट को क्या हुआ है। तो काजुमी कहती है इसके कुछ पार्ट्स खराब हो गए हैं, इस वजह से ये डिवाइस ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा है और इसके अलावा मैं ऑनलाइन भी नहीं जा पाऊंगा। और फिर रियाटो कहता है अगर मैं तुम्हें इसके पार्ट्स ले आके दूं तो क्या तुम इसे फिक्स कर पाओगे। तो काजुमी कहती है कि हाँ मैं तब ठीक कर पाऊंगा। तो रियाटो कहता है असल में कल मैं आकिबाड़ा में जाने वाला हूँ, इसलिए तब मैं तुम्हारे लिए पार्ट्स ले आ सकता हूँ। और फिर रियाटो उससे पहले कुछ कह पाता काजुमी कहती है इसका मतलब तुम अपने साथ मुझे भी ले जाने वाले हो। जो सोच के काजुमी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। असल में रियाटो का काजुमी को ले जाने का कोई मन तो नहीं था, लेकिन अब उसे वो ना भी नहीं कर सकता। जिसके बाद रियाटो काजुमी से कहता है तो तुम कल स्टेशन पे मुझे 9 बजे मिलना।
और फिर सीन चेंज होता है और हमें इचिजाकी को दिखाया जाता है जो कि उन्हीं 5 मिस्टीरियस आदमियों के साथ बैठा होता है और उनसे कहता है हम उन भागे हुए उचेस को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और उनमें से हमने 3 हर्नेस्ट को भी रिकवर कर लिया है। और हमने जब किकाको के साथ पूछताछ की तो उसने बताया कि उसने 1107 को देखा है। तो इचिजाकी की बात सुनने के बाद उन्हीं मिस्टीरियस बंदों में से एक बंदा कहता है मैं अभी भी हैरान हूँ आखिर वो जिंदा कैसे है। तभी उनका जो मेन लीडर है इचिजाकी से कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता कि नंबर 1107 जिंदा है या मर गया है, तुम बस अपने काम को जल्दी करने की कोशिश करो। जो सुन के इचिजाकी कहता है मैं अपने काम को जल्दी से जल्दी करने की कोशिश कर रहा हूँ। जिसके बाद इचिजाकी अपने जगह पे टेलीपोर्ट होकर चला आता है और फिर हम इचिजाकी को उसके केबिन में देखते हैं जहाँ पे उसके पास एक आदमी आता है और इचिजाकी उस आदमी से कहता है तुम जल्दी से नानामी को रेडी करो, हमें नंबर 1107 को पकड़ना है। जिसके बाद सीन चेंज होता है, हमें रियाटो को दिखाया जाता है जो कि सब लोगों के साथ बात कर रहा था। तभी काना रियाटो को पिल के बारे में पूछती है कि अब वो लोग उस पिल को बना पाएंगे या नहीं। जिसकी जवाब सुनने के लिए सब लोग रियाटो की तरफ देखने लगते हैं, लेकिन रियाटो बिल्कुल खामोश होकर बैठा था। और फिर रियाटो कहता है मुझे माफ करना लेकिन उस पिल को बनाने में कम से कम आधा साल लग सकता है। जो सुन के सब लोग कुछ देर के लिए शांत हो जाते हैं। तभी काजुमी सबसे कहती है मुझे बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है इसलिए मैं बाहर जा रही हूँ। ये कह के काजुमी बाहर चली जाती है और पिल ना बना पाने की वजह से काजुमी बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और बहुत जोर जोर से रोने लगती है। और फिर सीन चेंज होता है और हमें दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे रियाटो काजुमी के लिए स्टेशन पे वेट कर रहा था। तभी वहाँ पे कुछ देर पर काजुमी चली आती है और रियाटो उससे कहता है तुम पूरे 10 मिनट लेट हो। तो काजुमी उससे कहती है तुम्हें हम लड़कियों के बारे में तो पता ही है, हमें रेडी होने में बहुत ज्यादा समय लगता है। और काजुमी रियाटो से सॉरी भी कहती है। फिर काजुमी रियाटो से पूछती है आखिर मैं कैसी लग रही हूँ, लेकिन उसकी बात का रियाटो कोई जवाब नहीं देता। और फिर से सीन चेंज होता है, हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे आकीबाड़ में पहुंचने के बाद काजुमी तो बहुत ज्यादा खुश थी और बहुत उल्टी सीधी हरकत भी करने लगती है जिस वजह से रियाटो उसे शांत रहने के लिए कहता है। और तभी काजुमी की नजर एक लड़की पे जाती है जो कि अपने मेड कैफे में आने के लिए सबको इन्वाइट कर रही थी। जिस देख के काजुमी भी रियाटो से कहती है मुझे भी मेड कैफे में जाना है, लेकिन रियाटो उसे मना कर देता है। तो काजुमी उससे कहती है हम आकीबाड़ा में आए हैं, अगर हम मेड कैफे में नहीं जाएंगे तो यहाँ पे आने का ही क्या फायदा। जो सुन के रियाटो उससे कहता है क्या तुम कुछ देर के लिए शांत नहीं हो सकती। तो रियाटो कहते हैं हम बस तुम्हारे पीसी के कुछ पार्ट्स को खरीदने के लिए यहाँ पे आए हैं। जो सुन के काजुमी थोड़ी सी उदास हो जाती है। जिसके बाद वो दोनों उस पार्ट्स को खरीदने के बाद बाहर आते हैं और उस पार्ट्स को खरीदने के बाद काजुमी बहुत ज्यादा खुश थी। और तभी रियाटो उससे कहता है तो चलो अब हमें चलना चाहिए। तो काजुमी पूछती है कहाँ पे। रियाटो कहता है मेड कैफे में। जो सुन के काजुमी बहुत खुश हो जाती है। जिसके बाद वो दोनों मेड कैफे में जाते हैं। काजुमी मेड कैफे में आने के बाद कहती है मेरा हमेशा से यहाँ पे आने का सपना था। जिसके बाद काजुमी रियाटो से कहती है मुझे आम राइस खाना है। तो रियाटो उसके लिए वो ऑर्डर कर देता है। जिसके बाद काजुमी उसे बहुत ही ज्यादा खुशी से खाने लगती है। जबकि हमें रियाटो की तरफ दिखाते हैं जो कि काजुमी को देख के अपने मन में कहता है आखिर इसने इस ऑर्डर के लिए मुझे इस तरीके से क्यों पूछा, क्या ये किसी चीज को लेकर परेशान है। जिसके बाद काजुमी रियाटो को उस ब्रेड को टेस्ट करने के लिए कहती है। तो रियाटो कहता है मैं ऐसा नहीं सकता क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा एम्बैरेसिंग है। जो सुन के काजुमी हंसने लगती है और रियाटो से कहती है मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इतना मजा कभी भी नहीं किया। और रियाटो ने भी कभी काजुमी को इतना खुश नहीं देखा, इसलिए रियाटो उसे खा लेता है। जिसके बाद हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो दोनों मेड कैफे से बाहर आ गए थे। जिसके बाद काजुमी रियाटो से पूछती है आखिर तुम आकीबाड़ा में किस लिए आए हो। तो रियाटो उसे एक चीज दिखाता है और उससे कहता है इस चीज की वजह से। तो उस चीज को देखने के बाद काजुमी रियाटो से पूछती है आखिर ये क्या चीज है। तो रियाटो कहता है कुड़वा ने इसे मुझे दिया था। उसने कहा कि वो जब लैब से भाग रही थी तब लैब के किसी ने उसे दिया था। जो सुन के काजुमी अपने मन में कहती है आखिर वो कौन हो सकता है। रियाटो कहता है अगर मैं इस चीज को वहाँ पे ऑन करता तो शायद ये चीज हमारे लोकेशन के बारे में हमारे एनिमी को बता सकता था। इस वजह से मैं यहाँ पे आया हूँ क्योंकि यहाँ पे हर कोई मोबाइल डिवाइस यूज करता है। अगर मैं इस चीज को यहाँ पे ऑन करूंगा तो उन लोगों को हमारे असली लोकेशन के बारे में पता नहीं चलेगा। जिसके बाद रियाटो उस डिवाइस को ऑन करता है तो वो देखते हैं कि उस डिवाइस के फर्स्ट स्क्रीन में कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है जो कि जर्मन लैंग्वेज में है। रियाटो को तो उस टेक्स्ट का मतलब समझ नहीं आता, लेकिन काजुमी उस टेक्स्ट को देख के उसका मतलब समझ गई थी, लेकिन वो इस बारे में रियाटो को नहीं बताती। और फिर रियाटो जब उस स्क्रीन को थोड़ा सा और स्क्रॉल करता है तो तब उसे एक मैप दिखता है जो कि एक जगह की तरफ लोकेट कर रहा था। तो रियाटो उस मैप को देखने के बाद कहता है क्या ये मैप हमें उस जगह पे जाने के लिए लोकेट कर रहा है। जो सुन के काजुमी कहती है मैं तो कहूंगा कि तुम्हें उस जगह पे जाने की कोई भी जरूरत नहीं है। जो सुन के रियाटो पूछता है लेकिन क्यों। तो काजुमी कहती है इस डिवाइस को ओपन करने के समय जो सामने टेक्स्ट आया था वो जर्मन लैंग्वेज में था। तो रियाटो कहते हैं हाँ, और तुम तो अब जर्मन भी हो, तो क्या तुम मुझे बता सकती हो आखिर इसमें क्या लिखा हुआ है। तो काजुमी कहती है इसमें इमीडिएटली सारे विचेस को मारने का ऑर्डर दिया गया है। जो सुन के रियाटो को बहुत बड़ा एक झटका लगता है और यहीं पे इस एपिसोड का एंड होता है। तो एपिसोड 8 की स्टार्टिंग में काजुमी रियाटो से पूछती है आखिर ये मैप की दिखाई हुई जगह कहाँ पे है। रियाटो कहते हैं मुझे नहीं पता क्योंकि मैं इसे जूम इन जूम आउट नहीं कर सकता। तो काजुमी पूछती है क्या तुम्हें और कोई इन्फॉर्मेशन मिला। रियाटो कहते हैं यहाँ पे बस एक पासवर्ड देने के लिए जगह है, मुझे लगता है हमें इस मैप को देखते हुए इस लोकेशन को ढूंढना होगा। तो काजुमी कहती मुझे नहीं लगता कि तुम्हें वहाँ पे जाना चाहिए। जो सुन के रियाटो कहते लेकिन मुझे वहाँ पे जाना ही होगा क्योंकि इसके अलावा हमारे पास और कोई भी आइडिया नहीं है। जिसके बाद हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाते हैं जहाँ पे हमें दो अनजान लोगों को दिखाया जाता है जो कि रियाटो और काजुमी जहाँ पे थे उस जगह पे आते हैं
और देखते हैं कि वहाँ पे कोई भी नहीं है। तो वो दोनों कहते हैं हमें आने में लेट हो गई। जिसके बाद सीन चेंज होकर हमें रियाटो और काजुमी को दिखाते हैं जो कि अपने क्लब में पहुंच चुके थे। जिसके बाद रियाटो कुरुआ के पास जाके कहता है मैंने इस डिवाइस को ऑन किया था और इसमें एक मैप का लोकेशन दिया हुआ है और मुझे लगता है उस जगह पे शायद पिल्स के बारे में भी कोई जानकारी मिल सकती है, इसीलिए मैं उस जगह पे जल्दी से जल्दी जाने वाला हूँ। तो कुरुआ कहती है तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। जो सुन के रियाटो कहता है मैं तुम्हें वहाँ पे नहीं ले जा सकता क्योंकि यहाँ पे एक मैसेज लिखा हुआ है जिसमें कि सारे विचेस को मार देने का ऑर्डर दिया गया है और मुझे लगता है कि वहाँ पे हमारा एनिमी बेस भी हो सकता है। जो सुन के कुरुआ कहती है इसका मतलब तुम्हारा भी वहाँ पे जाने का कोई मतलब नहीं बनता। तो रियाटो कहते हैं तुम्हें उस बारे में चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। जिसके बाद काना कहती है ये कोई ट्रैप भी तो हो सकता है। तो रियाटो कहता है अगर ये कोई ट्रैप भी हुआ तो मेरे वहाँ पे जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। ये कह के रियाटो वहाँ से जाने लगता है। तभी कुरुआ रियाटो के पास आती है और उससे वो डिवाइस दिखाने के लिए कहती है। तो रियाटो पूछता है लेकिन क्यों, लेकिन कुरुआ उसे बार बार दिखाने के लिए कहती है। तो रियाटो उससे कहता है तुम उस डिवाइस को तोड़ना चाहती हो लेकिन मैं तुम्हें बता दूं इसका कोई फायदा नहीं होने वाला है क्योंकि मैंने उस मैप को अच्छी तरीके से याद कर लिया है। तो कुरुआ कहती है मैं तुम्हारे बिना बहुत उदास हो जाऊंगी इसलिए तुम्हें वहाँ पे जाने की कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन रियाटो उससे कहता है तुम्हें इस बारे में चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। ये कह के रियाटो वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद रियाटो अपने घर में आके उस लोकेशन के बारे में सर्च करने लगता है जहाँ पे उस मैप पे उस जगह के नाम नाका लिखा था। रियाटो जब उस जगह के बारे में सर्च करता है तो उसके सामने एक लिस्ट आ जाता है जहाँ पे हर एक जगह का नाम नाका लिखा हुआ था, जिस वजह से रियाटो कुछ समझ नहीं पाता। तभी उसके घर की बेल बजती है जो देख के रियाटो कहते हैं आखिर इतनी रात को कौन आया होगा। तो रियाटो जब गेट खोल के देखता है तो देखता है कि काजुमी आई हुई होती है। तो रियाटो उससे पूछता है कि तुम यहाँ पे क्यों आई हो। काजुमी उसे अपने हैकिंग करने वाली डिवाइस दिखाता है और कहता है मैंने इसे फिक्स कर लिया है और मुझे पता है कि तुम उस लोकेशन को ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, मैं उसमें तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। जो सुन के रियाटो कहता है लेकिन अभी तो मेरे घर में कोई नहीं है। जो सुन के काजुमी कहती है तब तो मैं बिल्कुल ठीक समय पे आई हूँ। ये कह के काजुमी रियाटो के रूम में चली जाती है और रियाटो के लैपटॉप को अपने साथ कनेक्ट कर लेती है। जिसके बाद काजुमी रियाटो से कहती है पूरे जापान में ऐसा कोई भी नहीं है जिसके बारे में मैं पता न लगा पाऊँ, यहाँ तक कि मैं उनके डिलीटेड ब्राउजर हिस्ट्री को भी देख सकती हूँ। जो सुन के रियाटो घबरा जाता है और फिर काजुमी कहती है कैसा होगा अगर मैं तुम्हारे ब्राउजर हिस्ट्री को सबके सामने एक्सपोज कर दूं तो। जो सुन के रियाटो से कहता है क्या तुम कुछ देर के लिए शांत हो सकती हो। और फिर रियाटो उसे अपना वही ड्रॉ किया हुआ मैप दिखाता है। उस मैप को देखने के बाद काजुमी कहती है तुम्हें ये मैप इतना डिटेल में कैसे याद है। रियाटो कहता है मैं एक स्कैनर की तरह हूँ, मैं जिस चीज को एक बार देख लेता हूँ उस चीज को मैं कभी नहीं भूलता। और फिर काजुमी उस जगह को सर्च करती है तो उसे मिल भी जाती है और फिर काजुमी रियाटो को भी उस जगह का लोकेशन दिखाती है। उस जगह का पूरा नाम नाका काडोइजावा होता है। और फिर काजुमी रियाटो को उस जगह का इमेज सैटेलाइट के थ्रू दिखाता है जिस वजह से रियाटो उसे रुकने के लिए कहता है। काजुमी उससे पूछती है लेकिन क्यों। तो रियाटो उससे कहता है तो रियाटो कहता है अगर उन लोगों के पास भी तुम्हारी जैसी पावर्स यूज करने वाली हुई तो उन लोगों को पता चल जाएगा कि कोई तो मैप को सर्च कर रहा था, इसीलिए मैं कल सुबह सुबह पहले लाइब्रेरी में जाके इस बारे में पता लगा लूंगा। जो सुन के काजुमी पूछती है इसका मतलब क्या तुम कल वहाँ पे जाने वाले हो। रियाटो कहता है हाँ क्योंकि हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। जो सुन के काजुमी थोड़ा सा उदास हो जाती है। रियाटो कहते हैं तुम्हें अब घर चले जाना चाहिए वरना तुम अपने लास्ट बस को मिस कर दोगे। काजुमी कहते हैं कोई बात नहीं, पैसे भी मैं आज यहीं पे रहने वाली हूँ। जो सुन के रियाटो कहता है कल मुझे सुबह सुबह जाना होगा इसीलिए हमें सो जाना चाहिए। जिसके बाद रियाटो लाइट्स को ऑफ कर देता है। रियाटो कहता है मैं आज पहली बार किसी लड़की के साथ सो रहा हूँ इसीलिए मैं ठीक से सो भी नहीं पा रहा हूँ। और तभी काजुमी रियाटो के ऊपर आ जाती है और उससे कहती है क्या तुम सो चुके हो। लेकिन रियाटो उसके बात का कोई भी जवाब नहीं देता। काजुमी फिर से कहती है कल कोई बेवकूफी मत करना जिससे कि तुम्हारे जान को कोई खतरा हो। जो सुन के रियाटो को भी बहुत अच्छा लगता है। जिसके बाद सीन चेंज होता है और हमें दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे रियाटो उस काडोइजावा नाम के जगह पे आया होता है। रियाटो कहता है मैप के हिसाब से वो चर्च सामने ही होना चाहिए। जिसके बाद रियाटो जब उस चर्च के सामने पहुंचता है तो देखता है कि वो चर्च बिल्कुल खंडर में बदल चुका था। रियाटो उस जगह को देख के कहता है देखने से ऐसा लग रहा है कि इसे कुछ समय पहले ही तोड़ा गया है। रियाटो कहता है कहीं ऐसा तो नहीं है जो लोग इस सीक्रेट को रिवील करने की कोशिश कर रहे हैं उन लोगों के ऊपर हमला किया गया हो। ये तो बहुत ही बुरा हुआ, मैं यहाँ से कोई भी क्लू ना लेकर जा भी नहीं सकता। जिसके बाद रियाटो वहाँ पे रहने वाले एक औरत के पास जाती है और उनसे पूछता है यहाँ के पीछे वाले चर्च को क्या हुआ है, ये तो बिल्कुल खंडर बन चुका है। उस चर्च के बारे में सुन के औरत थोड़ी सी चौंक जाती है और रियाटो को अजीब नजरों से देखती है। जिसके बाद वो उसे बताती है आज से 3 महीने पहले रात को यहाँ पे बहुत जोर से आवाज हुई थी। रियाटो पूछते है क्या वो कोई एक्सप्लोजन था। वो औरत कहती है टीवी और न्यूज़पेपर में इस बारे में कुछ नहीं बताया है। रियाटो पूछता है आपने उस जगह पे किसी को जाते हुए देखा है। वो औरत कहती है उस जगह पे कोई भी नहीं जाता है। जो सुन के रियाटो कहते हैं मैं समझ गया, आपसे इतने सारे सवाल पूछने के लिए मुझे माफ करना। ये कह के रियाटो वहाँ से जाने लगता है। तो वो औरत रियाटो को देखते हुए पीछे से कहती है माफी तो मुझे तुमसे मांगनी चाहिए। जिसके बाद फिर से हमें रियाटो को दिखाते हैं जो कि फिर से उस चर्च के पास आया
आया था। रियाटो कहते हैं मुझे यहाँ से कोई ना कोई क्लू तो लेके जाना पड़ेगा। तभी रियाटो को वहाँ पे कुछ दीवार पे लिखा हुआ दिखता है। रियाटो उसे देखने के बाद अपने मन में कहता है शायद ये कोई क्लू हो सकता है। तभी वहाँ पे कुछ पुलिस आ जाती है जो कि रियाटो से पूछती है आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, जल्दी से यहाँ पे आओ। रियाटो उन पुलिस को देख के घबरा जाता है और अपने मन में कहता है शायद इन पुलिस को उसी औरत ने रिपोर्ट किया होगा। और फिर वो पुलिस रियाटो को पकड़ लेते हैं और रियाटो अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं छुड़ा पाता। और फिर रियाटो अपने मन में कहता है पता नहीं मैं इनके हाथों से कब निकलूंगा। और तभी वो लोग जब रियाटो को अपनी कार में डालने वाले थे तभी उनकी कार ब्रेक हो जाती है, जो देख के वो लोग बिल्कुल चौंक गए थे। रियाटो समझ जाता है कि ये काम जरूर कुरुआ का है, इसीलिए वो अपने इधर उधर देखने लगता है। जब रियाटो अपने साइड में देखता है तो देखता है कि कुरुआ ने एक हेलमेट पहना हुआ था। तभी कुरुआ अपने पावर से रियाटो का लॉक को तोड़ देती है और उसे इशारों से अपनी तरफ बुलाती है, लेकिन वो पुलिस रियाटो की तरफ गन पॉइंट कर देते हैं और उससे आगे जाने से मना करते हैं। जो सुन के कुरुआ उन पुलिस से कहती है तुम चाहो तो मुझे शूट कर सकते हो, तुम्हारी छोटी सी गन मेरा कुछ नहीं बिगड़ पाएगी। जो सुन के वो पुलिस कुरुआ की तरफ शूट कर देता है, लेकिन कुरुआ उस बुलेट को आराम से ब्रेक कर देती है। जो देख के वो पुलिस अपने बाकी मेंबर से भी शूट करने के लिए कहता है, लेकिन कुरुआ उन सबके बुलेट को ब्रेक कर देती है। तभी रियाटो कुरुआ से कहता है तुम उनके बुलेट्स को ब्रेक ना करके उनके गन्स को ब्रेक कर दो। जो सुन के कुरुआ उन सबके गन्स को ब्रेक कर देती है। तभी वो पुलिस अपने बाकी मेंबर्स को भी कॉल करके बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन उनका रेडियो बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा होता है। जो देख के रियाटो समझ जाता है कि ये जरूर काजुमी का काम है। जिसके बाद कुरुआ उस जगह पे बहुत सारे धमाके करने लगती है, जिस वजह से वो हैंग अप हो जाती है। कुरुआ कहती है हमें उन पुलिस के यहाँ पे आने से पहले भागना पड़ेगा। और तभी उन पुलिस का चीफ रियाटो को आके पकड़ लेता है और पुलिस रियाटो से कहता है जरूर इस लड़की के पीछे भी वही रिंग टाइप की चीज होगी। तभी कुरुआ उस बंदे को रियाटो के पास से दूर करने की कोशिश करती है, लेकिन वो आदमी उसे एक धक्के में पीछे फेंक देती है और वो बंदा रियाटो का गला दबाए हुए था, जिस वजह से रियाटो को भी प्रॉब्लम हो रही थी। और फिर वो आदमी कहता है ये तुम्हारी और मेरी फाइट फिजिकल स्ट्रेंथ के बीच में होगी ताकि तुम हम पुलिस को अंडर एस्टिमेट ना कर पाओ। लेकिन तभी कोतोरी उस आदमी के साथ अपने जगह को स्विच कर देती है, जिस वजह से कोतोरी अब रियाटो के ऊपर आ जाती है। रियाटो कोतोरी को देख के हैरान था। कोतोरी कहती है मुझे पहले से पता था कुछ ऐसा हो सकता है, इसलिए मैंने जंगल के बीच में अपने दोनों हाथों को बांध लिया था। जिसके बाद हमें उस पुलिस वाले को दिखाते हैं जो कि कुछ समझ ही नहीं पाता कि उसके साथ क्या हुआ है। जिसके बाद सीन चेंज होते रहे रियाटो को दिखाया जाता है जो कि कुरुआ और कोतोरी से कहता है मैंने तुम लोगों को यहाँ पे आने के लिए मना किया था ना, लेकिन तुम लोग फिर भी आ गए। कुरुआ कहती है काना ने एक फोरकास्ट देखा था कि तुम्हें मार दिया गया है, इसलिए हम तुम्हें यहाँ पे बचाने के लिए आ गए। कुरुआ कहती तुम्हें इतना रिस्क नहीं लेना चाहिए क्योंकि तुम्हारे पास उतनी स्ट्रेंथ नहीं है, लेकिन जब हम एक साथ काम करते हैं तो हमारी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। रियाटो कहते हैं मुझे बस तुम लोगों की चिंता होती है, लेकिन मैं तुम लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा भी करता हूँ क्योंकि अगर तुम लोग आज नहीं आते तो शायद आज मैं जिंदा ना होता। जो सुन के कोतोरी कहती है अच्छा हुआ कि तुम इतनी देर में समझ गए। और फिर वो फिर से कहती है हमारे पास और कोई भी रास्ता नहीं है। रियाटो कहते हैं तुम्हें उस बारे में चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे एक क्लू मिल चुका है। जिसके बाद सीन चेंज होता है, हमें कोगोरो को दिखाया जाता है जो कि कहता है इस पिल को 1 महीने के अंदर बना पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है, लेकिन एक रिश्तेदार के रूप में मैं रियाटो के बोझ को कम करने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन अभी तक मुझे इस चीज के बारे में कुछ भी पता नहीं चला है कि आखिर ये कौन से मटेरियल से बना है और इसके अंदर के सच में एक बेबी एलियन एग है। जिसके बाद सीन चेंज होता है, हमें लैब का सीन दिखाते हैं जहाँ पे इचिजागी का आदमी उसके पास आके उससे कहता है मुझे पुलिस के पास से एक रिपोर्ट मिला है जहाँ पे उनका कहना है कि उन लोगों ने कारोइजावा में नंबर 1107 और नंबर 7620 को देखा है। इचिजागी पूछता है आखिर कितने लोगों ने उन्हें देखा है, तो वो बंदा कहता है 6 ऑफिसर्स ने देखा है। और फिर वो बंदा फिर से कहता है मुझे लगता है नाना में उन लोगों के साथ डील कर लेगी। तो इचिजागी कहता है ये काम हो जाने के बाद जल्दी से जल्दी नंबर 1107 का ढूंढना। जिसके बाद हमें क्लब का सीन दिखाते हैं। काजुमी काना के पास आके उससे कहती है रियाटो और बाकी सब आने में बहुत ज्यादा देर कर रहे हैं। जो सुन के काना कहती है ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है क्योंकि मुझे तुम्हें हमेशा से कुछ कहना था। काजुमी पूछती है कि तुम मुझसे क्या कहना चाहती हो, तो काना कहती है मुझे तुम्हें हमेशा से मार देने का मन करता है क्योंकि तुम अपना मुंह बहुत चलाती हो। जो सुन के काजुमी काना से कहती है तुम्हें नहीं लगता तुम हाल फिलहाल में सबके ऊपर दादागिरी दिखा रहे हो, क्या ऐसे ही करने से तुम्हारे बुब्स बड़े हो जाते हैं। जो सुन के काना कहती है मुझे कैसे पता होगा और आखिर तुम कहाँ पे देख रहे हो। काजुमी कहती है क्यों ना मैं एक बार चेक कर लूं। ये कह के काजुमी काना के ड्रेस को खोलने लगती है। जिसके बाद वो काना से कहती है क्या तुम अंदर कुछ भी नहीं पहनते, और फिर काजुमी काना के पूरे ड्रेस को खोलने लगती है जबकि काना उसे ऐसा करने से मना कर रही थी। तभी वहाँ पे कुरुआ चली आती है और पूछती है कि तुम क्या कर रहे हो। कुरुआ की आवाज सुन के काना रोने लगती है और उससे कहती है काजुमी मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रही है। जो सुन के कुरुआ को गुस्सा जाता है और कुरुआ काजुमी से कहती है क्या तुम काना को बुली कर रहे हो। काजुमी कहती है ऐसी कोई बात नहीं, हम दोनों तो बस खेल रहे थे। जिसके बाद काजुमी रियाटो से पूछती है क्या तुम्हें उस जगह पे कोई क्लू मिला है। काजुमी की बात को काटते हुए रियाटो उससे कहता है क्या तुम उस डिवाइस में एक पासवर्ड डाल के उसे खोल सकते हो। तो काजुमी पूछती है क्या तुम्हें उस डिवाइस का पासवर्ड मिल चुका है। रियाटो कहता है मुझे कंफर्म नहीं पता है। रियाटो कहते हैं मुझे वहाँ पे कुछ लिखा हुआ दिखा था, शायद वो पासवर्ड हो सकता है और मुझे लगता है कोई तो है जो कि हमें हिंट देने की कोशिश कर रहा है। काजुमी कहती है हम उस डिवाइस को यहाँ पे तो ऑन नहीं कर सकते। तो रियाटो कहते हैं हाँ हमें किसी सेफ जगह पे जाना होगा। जिसके बाद रियाटो अपने मन में कहता है मुझे पता नहीं है कि ये पासवर्ड है या नहीं, लेकिन मेरे पास इसके अलावा और कोई भी रास्ता नहीं है। जिसके बाद सीन चेंज होता है, हमें इचिजाकी को उस आदमी को दिखाते हैं जो कि एक केबिन में आया था उन पुलिस के साथ बात करने के लिए। वो बंदा उन पुलिस से पूछता है कि आप मुझे बता सकते हो कि कल वहाँ पे क्या हुआ था। जो सुन के वो ऑफिसर उस बंदे से कहता है
मुझे पता नहीं है कि तुम कौन से पोजीशन पे हो, लेकिन क्या तुम्हारा हमारे सामने सनग्लासेस पहन के बात करना जरूरी है? जो सुन के वो बंदा कहता है असल में ये मेरी प्रोटेक्शन के लिए है, आप लोग प्लीज इसकी वजह से परेशान मत हो। तो ऑफिसर कहते हैं मुझे पता है, तुमने पहले से सब कुछ रिपोर्ट में लिख दिया है। और फिर ऑफिसर कहता है आखिर ये सुपर पावर्स क्या है और मुझे एक सीधा आंसर देना। जो सुन के वो बंदा कहता है मैं तो आपको पहले ही सब कुछ बता चुका हूँ। जिसके बाद वो बंदा दरवाजा खोल के एक लड़की को अंदर लाता है जिसके हाथ पैर बंधे हुए थे और पूरी बॉडी कवर्ड थी। असल में इसी लड़की का नाम नानामी है। वो पुलिस नानामी को देख के उस बंदे से कहते हैं आखिर ये कौन है और उसके ऊपर भड़क जाते हैं। तो वो बंदा कहता है आप लोग प्लीज शांत हो जाइए। और फिर वो बंदा नानामी के कान के पास जाकर उससे कहता है मैंने तुमसे जैसा कहा था तुम वैसा ही करना। तो नानामी भी अपने गर्दन हिलाती है। जिसके बाद वो बंदा सभी ऑफिसर से कहता है ये लड़की भी उसी मैजिक यूज करने वाली लड़कियों में से एक है और बहुत स्ट्रॉन्ग भी है। असल में इसके चेहरे के ऊपर एक अजीब सी खासियत है, क्यों ना आप एक बार देख लो। ये कह के वो बंदा नानामी के मार्क्स को हटा देता है, जो देख के वो पुलिस कुछ देर के लिए शांत हो गए थे। जिसके बाद वो बंदा नानामी से पूछता है क्या तुमने अपना काम कर दिया? तो नानामी भी अपना गर्दन हिलाती है। अगर आप लोगों को इस जगह पे कुछ समझ नहीं आया तो मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। असल में नानामी की पावर से वो किसी की भी मेमोरीज को रीड कर सकती है या फिर इरेज भी कर सकती है और उसी के साथ उसकी और एक खासियत भी है जो कि आप लोगों को आगे चल के पता चलेगा। असल में नानामी ने इस जगह पे अभी उन पुलिस के दिमाग से कल वाले फाइट में कुरुआ और कोतोरी के मेमोरीज को इरेज कर दिया था और सिर्फ रियाटो के मेमोरीज ही रखा था। जिसके बाद उन ऑफिसर को जब होश आता है तो वो उस बंदे से कहते हैं हम एक लड़के को ढूंढ रहे हैं जो कि चर्च को तोड़ने के बाद यहाँ से भाग गया था और वो हमारे हाथ से भी भाग गया था। जिसके बाद उस ऑफिसर के बाकी मेंबर्स कहते हैं ये कोई बड़ी बात नहीं है, आखिर तुम यहाँ पे किस वजह से आए हो? जो सुन के वो बंदा कहते मुझे माफ करना, मैं गलती से यहाँ पे आ गया। जिसके बाद वो बंदा नानामी से पूछता है क्या तुमने नंबर 1107 को किसी भी ऑफिसर के मेमोरीज में देखा है? तो नानामी कहती है कि एक लड़का था जो कि सनग्लासेस और कैप पहने हुए था और वो लड़की एक हेलमेट पहनी हुई थी। जो सुन के वो बंदा नानामी से कहता है तुम्हारा काम है बस तुम्हें नंबर 1107 के लोकेशन को हमें बताना है, लेकिन सबसे पहले हमें एक भीड़ वाले जगह पे जाना होगा। और फिर वो बंदा नानामी से कहता है क्या तुम तुम्हारे पीछे इस बीकन को देख पा रहे हो? ये तुम्हारे हार्नेस के साथ अटैच्ड है और वो एक मेरे रिमोट के साथ कनेक्ट है और अगर तुम्हें मानना नहीं है तो तुम्हें जैसा कहा गया है वैसा करो। जिसके बाद नानामी बीच रास्तों के बीच में आके खड़ी हो जाती है और अपने कपड़े को ऊपर कर देती है ताकि वो सबके अटेंशन को अपनी तरफ कर सके। जिसके बाद वो अपने पावर से सबको स्कैनिंग करने लगती है और यहीं पे इस एपिसोड का एंड होता है। एपिसोड 9 की स्टार्टिंग में हमें नानामी को दिखाते हैं जो कि अपने कपड़ों को सबके सामने उठा के रास्ते के बीच में खड़ी थी ताकि वो सब लोगों की अटेंशन को ले सके। असल में नानामी की पावर तभी काम करती है जब कोई उसकी आंखों की तरफ देखता है। वो अपने पावर से किसी की भी मेमोरीज को मिटा सकता है और उनकी नई मेमोरीज को भी बना सकता है, मतलब किसी को भी मैनिपुलेट कर सकती है और उसी के साथ मेमोरीज को रीड भी कर सकती है। असल में नानामी को इस बंदे ने रियाटो और बाकी विचेस को पता लगाने के लिए लाया है, लेकिन यहाँ पे उसे किसी से भी कुछ पता नहीं चलता। तो बंदा पूछता है क्या तुम्हें उन लोगों के बारे में कुछ पता चला? नानामी कहती है ये लोग तो बस टूरिस्ट है। जो सुन के वो बंदा कहता है हमें किसी और जगह पे जाना चाहिए। तो नानामी कहती है मुझे आइसक्रीम खानी है, असल में मुझे अपने पावर्स को यूज करने के लिए बहुत ज्यादा शुगर खाने की जरूरत है। तो बंदा नानामी को आइसक्रीम खरीद के देता है और फिर नानामी बाहर की तरफ देखते हुए कहती है जैसा कि मैंने सोचा था बाहर की दुनिया बहुत ज्यादा खूबसूरत है। और फिर सीन कट होता है और हमें नानामी को दिखाते हैं जो कि उस लैब वाले बंदे को एक अपनी ड्राइंग दिखाता है। यही वो लड़का है जिसे कि मैंने उन ऑफिसर्स के मेमोरीज में देखा था। नानामी की ड्राइंग को देख के वो बंदा कुछ समझ नहीं पाता। जिसके बाद वो कहता है हमें नंबर 1107 को जल्दी से जल्दी ढूंढना होगा। और फिर नानामी उस बंदे से पूछता है कि तुम क्या लिख रहे हो, लेकिन वो बंदा उस बारे में उसे कुछ भी नहीं बताता। जिसके बाद नानामी हर जगह पे जा जाके अपने पावर्स को यूज करती है, लेकिन उसे अभी तक कुछ भी पता नहीं चला होता है। और हर एक बार अपने पावर्स को यूज करने के बाद नानामी कुछ न कुछ खाती है। तो बंदा नानामी से पूछता है क्या तुम्हें सच में इतना खाने की जरूरत है? नानामी कहते हैं ये बस मैं अपनी पावर्स को यूज करने के लिए कर रही हूँ। तो बंदा कहता है तुम्हें नहीं लगता कि तुम मुझे बस एक्सक्यूज दे रहे हो ताकि तुम ज्यादा स्वीट्स को खा सको? और फिर वो दोनों एक सिटी में आते हैं। वो बंदा नानामी से कहता है क्या तुम यहाँ पे भी अपने स्कर्ट को उठाने वाली हो? लेकिन मैं तुम्हें बता दूं इस जगह पे अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम्हारे बारे में लोग पुलिस को रिपोर्ट कर देंगे। तो नानामी पूछते आखिर अब मैं क्या करूं? तो बंदा कहता है तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, तुम बहुत ज्यादा क्यूट हो, अगर तुम यहाँ पे खड़ी भी रहती हो तो हर कोई तुम्हारी तरफ जरूर देखेगा। जो सुन के नानामी ब्लश करने लगती है और फिर नानामी कहती है मुझे बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है इसीलिए मैं इसे उतर रही हूँ। जो देख के वो बंदा अपना माथा पकड़ लेता है। तभी नानामी के सामने दो बदमाश लड़के आ जाते हैं जो कि नानामी को उल्टा सीधा बोल रहे थे, लेकिन नानामी अपने पावर से उन बंदों का ब्रेन वॉश कर देती है जिस वजह से वो बंदे वहां से भाग जाते हैं। जिसके बाद वो लैब वाला बंदा नानामी के पास आकर उससे पूछता है आखिर तुमने उसके साथ क्या किया है? तो नानामी कहते हैं मैंने उसकी सारी मेमोरीज को इरेज कर दिया है और बस उसके बचपन के 5 साल वाले मेमोरीज को ही रखा है, इसीलिए ये बंदा अभी बच्चों जैसी हरकतें कर रहा था। जो सुनकर उस बंदे की फट जाती है और वो अपने मन में कहता है अगर मेरे पास ये सनग्लास नहीं होता तो पता नहीं मुझे ये लड़की क्या बना देती। जिसके बाद नानामी फिर से सबको स्कैन करने लगती है और तभी उसे कीका की मेमोरीज में रियाटो दिखता है। अगर आप लोग कीका को भूल चुके हैं तो मैं आप लोगों को याद करा देता हूँ। कीका असल में रियाटो की स्टूडेंट है। कीका की मेमोरीज देखने की वजह से कीका का दिमाग भी बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है, लेकिन जब उसे उसकी दोस्त बुलाती है तब वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। जिसके बाद नानामी
कहते हैं मुझे लगता है कि मेरा यहाँ का काम खत्म हो चुका है। जो सुन के वो बंदा कहता है क्या तुम्हें कुछ पता चला? लेकिन नानामी उसकी बात को काटते हुए उसे कहती है क्या मैं आज के दिन के लिए बाहर घूम सकती हूँ और तुमने मुझे जो मिशन दिया है मैं उसे भी कंप्लीट कर दूंगी। जो सुन के वो बंदा कहता है क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? क्या तुम्हें पता नहीं कि तुम कितनी खतरनाक हो? जो सुन के नानामी उस बंदे से कहती है मैं किसी को भी स्कैन कर सकती हूँ और उसकी मेमोरीज को रीड कर सकती हूँ और इरेज भी कर सकती हूँ और इसके अलावा भी मैं और एक चीज कर सकती हूँ, मैं किसी को भी नई मेमोरीज दे सकती हूँ। और क्या तुम्हें ये सुनने के बाद डर लग रहा है? तो बंदा कहता है भला मैं तुमसे क्यों डरूंगा, वैसे भी मैंने सनग्लास पहना हुआ है इसलिए तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगी। और तभी एक बंदा आके उसके मुंह पे एक घुसा मारता है और उससे कहता है यासुडा तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, तुमने मेरे बहन को बुली किया? तो वो लैब वाला बंदा उस बंदे को मारते हुए कहता है आखिर ये यासुडा कौन है? तभी नानामी उससे कहती है मैंने इन सभी लोगों को एक नई मेमोरीज दिया है जिसमें कि मैं इनकी बहन हूँ और तुम मुझे परेशान कर रहे हो। जो सुन के वो बंदा कहता है इसी वजह से मैं किसी भी विच को लैब के बाहर आने नहीं देता और वो अपने पास से एक गन बाहर निकाल लेता है। और तभी वहाँ पे और भी लोग आ जाते हैं जो कि उसे मार के उसके गन को फेंक देती है और उसके सनग्लास को भी तोड़ देता है। तो मौका पाके नानामी भी अपने पावर से उसकी मेमोरीज को इरेज कर देती है और बाकी लोगों की मेमोरीज को भी इरेज कर देती है, जिस वजह से किसी को भी कुछ समझ नहीं आता कि वो यहाँ पे क्या कर रही है। तो वो लोग वहाँ से चले जाते हैं, जिसके बाद नानामी उस बंदे के गन को अपने पास रख लेती है और कहती है मैंने इसके मेमोरीज में देखा तो मुझे पता चला ये रिसर्चर्स हमारे साथ क्या कर रहे हैं। जो सोचते ही नानामी बहुत ज्यादा घबरा जाती है और फिर सीन चेंज होता है। हमें रियाटो को दिखाते हैं जो कि अपने घर आ रहा था, लेकिन उसके घर के सामने कीका खड़ी थी। कीका को देख के रियाटो उससे पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? तो कीका कहती है मेरी एक दोस्त तुमसे मिलना चाहती है। और फिर कीका रियाटो को नानामी के पास ले जाती है। तो नानामी उसे शुक्रिया कहती है और उसे यहाँ से जाने के लिए कहती है। तो कीका वहाँ से जाते हुए अपने मन में कहती है आखिर ये लड़की कौन है और मैंने रियाटो को इससे किस लिए मिलाया। जिसके बाद रियाटो नानामी से उसका नाम पूछता है। तो नानामी उसे अपना नाम बताती है और उसी के साथ वो रियाटो के मेमोरीज को स्कैन करते हुए उसे कहती है कोतोरी, कुरोहा और काजुमी और काना तुम्हारे ऑब्जर्व में है ना? रियाटो उसकी बात सुनने के बाद चौंक जाता है और तुरंत उसके पीछे देखता है। तो उसे पता चलता है नानामी एक विच है। तभी रियाटो नानामी को रुकने के लिए कहता है, लेकिन नानामी उसके ऊपर गन पॉइंट कर देती है और उससे कहती है मैं तुम में से किसी को भी मारना नहीं चाहती, बल्कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ क्योंकि मेरी पावर्स जल्दी काम करती है। तो रियाटो अपने आंखों को कवर करते हुए कहता है तुम्हारी पावर्स है कि तुम किसी को भी मेमोरीज को देख सकती हो और इसी के साथ तुम किसी को मेमोरीज को चेंज भी कर सकती हो। तो रियाटो की बात सुन के नानामी उससे पूछते हैं कि तुम्हें इस बारे में किसने बताया। रियाटो उसे बताता है कीका ने उससे कहा था कि उसकी एक दोस्त मुझसे मिलना चाहती है, लेकिन कीका को विचेस के बारे में नहीं पता। इस चीज से मैं समझ गया। जो सुन के नानामी उससे पूछते हैं कि तुम हो कौन। तो रियाटो कहता है तुम ये सवाल मुझसे इसलिए पूछ रही हो ताकि मैं तुम्हारी तरफ देख के बताऊं, लेकिन मुझे पता है कि तुम्हारी पास किसी की आंखों के ऊपर देखने के बाद ही काम करती है। रियाटो की बात सुन के नानामी अपने मन में कहती है मुझे नहीं लगा था कि ये लड़का इतना स्मार्ट होगा और मैं सोच रहा था कि मैं इस लड़के को मेरे साथ अभी मिलने वाली मेमोरीज को इरेज कर दूंगी। लेकिन तभी रियाटो उससे कहता है तुम मुझे मारना नहीं चाहती हो। अभी तक हमने जितने भी विचेस को देखा है वो सभी हमें मारने के लिए आए थे, लेकिन तुम उन लोगों से अलग हो और अगर तुम चाहो तो तुम हमारी दोस्त बन सकती हो। दोस्त वाली बात सुन के नानामी अपने मन में सोचने लगती है। और फिर हमें उस लैब वाले बंदे को दिखाते हैं जो कि कॉल पे कहता है अभी रिपोर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है, फिलहाल नानामी के वीकेंड के टाइम को और कुछ देर के लिए बढ़ा दीजिए। ये कह के वो बंदा कॉल कट कर देता है और फिर अपने आप से कहता है आखिर मुझे इस महल की निगरानी करके इसकी रिपोर्ट को करने का काम क्यों है? असल में अभी भी इस बंदे को कोई भी मेमोरीज याद नहीं आई होती है। और फिर नानामी को दिखाते हैं जो कि जोड़े से कहती है आखिर ये तुम किस तरीके की बात कर रही हो? आज मुझे बाहर एक दिन के लिए मजे करने के लिए बाहर छोड़ा गया है और अगर मैं लैब में जाके तुम लोगों के बारे में रिपोर्ट करूंगी तो लोग मुझे जरूर कोई रिवॉर्ड देंगे। जो सुन के रियाटो कहते हैं मुझे पता नहीं कि वो लोग तुम्हें क्या रिवॉर्ड देंगे, लेकिन क्या तुम इस एक दिन के आजादी से खुश हो? अगर हम तुम्हारे बीकन को हटा देते हैं तो तुम असलियत में आजाद हो जाओगी। नानामी कहती है इसका मतलब तुम कह रहे हो कि तुम मेरे बीकन को हटा सकते हो? रियाटो कहता है हम कोशिश करेंगे, मेरे ऊपर यकीन करो। जो सुन के नानामी कहती है मैं तुम्हारे ऊपर यकीन कैसे करूं, तुम तो मेरी आंखों की तरफ देख ही नहीं रहे हो। जो सुन के रियाटो नानामी की आंखों की तरफ देखता है, लेकिन तभी नानामी अपने पावर्स का ड्यूटोकुबोर यूज कर देती है और उससे कहती है मुझे माफ करना, मैं ऐसे ही किसी के ऊपर भरोसा नहीं कर सकती और मैंने तुम्हारे सारे मेमोरीज को इरेज कर दिया है, बस तुम्हारे पैदा होने के मेमोरीज को छोड़ के, इसलिए तुम अभी बात भी नहीं कर पाओगे। जिसके बाद हमें रियाटो को दिखाता है जो कि बच्चों की तरह रो रहा था। जिसके बाद नानामी वहाँ से चली जाती है और हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाते हैं जहाँ पे रियाटो अपना रोना बंद कर देता है और कहता है एक बच्चों की तरह रो के एक्टिंग करना सच में बहुत ज्यादा अजीब है, लेकिन अच्छा हुआ कि मैंने उसे चकमा दे दिया। अभी आप लोगों को लग रहा होगा कि नानामी ने शायद अपने पावर्स को रियाटो के ऊपर यूज ही नहीं किया है, लेकिन नानामी ने अपने पावर्स को रियाटो के ऊपर यूज किया था। लेकिन आप लोग बस इतना भी समझ लो कि रियाटो भी कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, मतलब समझ लो कि वो भी कोई इंसान ही नहीं है, लेकिन रियाटो अभी खुद क्या है उसे भी खुद नहीं पता है। जिसके बाद रियाटो क्लब में आके नानामी के बारे में सबको बताता है और रियाटो काजुमी को नानामी की एक ड्राइंग करके देती है और उसे ढूंढने के लिए कहती है और रियाटो नानामी के पावर्स के बारे में भी सबको बताती है। जो सुन के सब लोग उससे पूछते हैं कि तुम्हारी मेमोरीज क्यों नहीं इरेज हुई, तो रियाटो सबको बताता है कि मेरा मेमोरी बिल्कुल फोटोग्राफी मेमोरी है, मैं जो चीज एक बार देख लेता हूँ उस चीज को मैं कभी नहीं भूलता, इस वजह से नानामी का पावर मेरे ऊपर कोई भी काम नहीं किया है। जिसके बाद काजुमी को नानामी के लोकेशन के बारे में पता तो चल जाता है, लेकिन वो कहती है वो कुछ देर पहले यहाँ पे थी, अभी वो कहाँ पे है उसे भी नहीं पता है, इसलिए वो सब लोग कहते हैं कि कल सुबह वो लोग नानामी को ढूंढने के लिए निकलेंगे। जिसके बाद हमें दूसरे दिन का सीन दिखाते हैं और हमें नानामी को दिखाते हैं जो कि एक होटल में रुकी थी कल, इसलिए नानामी
जब अपने पेमेंट को देने जाती है तो वो अपने पावर से उस लड़की को ऐसा दिखाते हैं कि उसने पहले ही पेमेंट दे दिया है। ऐसा करने पर नानामी थोड़ी सी उदास हो जाती है, जिसके बाद नानामी बाहर आके कहती है आज के दिन मैं अपने बिना पावर्स के रहूंगी, बिल्कुल एक नॉर्मल इंसान की तरह। लेकिन तभी उसे भूख लग जाती है, इसीलिए वो उस लैब वाले बंदे के पास आके उससे कुछ पैसे मांगता है। और इस बंदे को अभी भी नानामी के बारे में कुछ भी याद नहीं आया है। तो बंदा नानामी से पूछता है लेकिन तुम उसके बदले मुझे क्या दोगी? तुम मुझे कुछ भी नहीं दे पाओगी। हाँ, अगर तुम मुझे तुम्हारी बॉडी सेल करते हो तो उसके बदले मैं तुम्हें कुछ दे सकता हूँ। तो बंदा नानामी से पूछता है कि तुम्हें कितने पैसे चाहिए? नानामी कहती है मुझे 50 येन चाहिए। जो सुन के वो बंदा कहता है ये तो बहुत ज्यादा कम है। जिसके बाद वो बंदा नानामी से कहता है अगर तुम मुझे तुम्हारे संतरे दिखाओगी तो मैं तुम्हें 1000 येन दूंगी। जो सुन के नानामी अपने मन ही मन कहती है वैसे भी तुमने एक्सपेरिमेंट के समय सब कुछ देख ही लिया था। ये कह के नानामी उसको अपने संतरे दिखा देती है और फिर वो कुछ देर बाद उससे कहता है कि आप तुम्हारा पैसा वसूल हो गया है। जिसके बाद सीन चेंज होता है और हमें नानामी को दिखाते हैं जो कि उस पैसे को लेकर बहुत ज्यादा खुश थी। और फिर वो कहते हैं इस पैसे से तो मैं बहुत सारे कैंडी खरीद पाऊंगी, वो भी बिना अपने पावर्स का यूज करे। तभी उसे दो लड़कों की झगड़ा करने की आवाज आती है, जहाँ पे दो लड़के झगड़ा कर रहे थे। जहाँ पे पहले वाला बंदा उससे कहता है आखिर तुमने इसे गिरा कैसे दिया? तो दूसरे लड़के उससे माफी मांगता है, लेकिन वो लड़का कहता है माफी मांगने से कुछ भी नहीं होने वाला, मुझे एक नया खरीद के दो। तो बंदा कहता है लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। तभी वहाँ पे नानामी चली आती है और उस लड़के से पूछती है आखिर इस कट का प्राइस क्या है? तो लड़का कहता है 1000 येन। तो नानामी अपने पास से उस लड़के को दे देती है, जो देख के वो लड़का नानामी को शुक्रिया कहती है। और फिर नानामी उससे पूछती है क्या तुम दोनों दोस्त हो? तो लड़का हाँ में जवाब देता है। तो नानामी कहते हैं मैं नहीं चाहता कि तुम इस छोटी सी चीज के लिए अपनी दोस्ती तोड़ दो। ये कह के नानामी वहाँ से चली जाती है और जाते हुए नानामी बहुत ज्यादा खुश थी क्योंकि उसने आज एक दोस्ती को तोड़ने से बचा लिया था। जिसके बाद नानामी उस बंदे के पास फिर से जाती है कुछ पैसे के लिए और फिर कुछ देर बाद दिखाते हैं नानामी ने उस बंदे से फिर से पैसे ले लिए थे। उसके बाद नानामी जब जा रही थी तब उसे फिर से बहुत जोर से भूख लग जाती है, इसीलिए वो इधर उधर दुकान ढूंढने लगती है। तभी उसके सामने से कुछ लड़कियों की ग्रुप जाती है जो कि सब लोग आपस में बात कर रहे थे कि वो लोग आज क्या खाएंगे। तो उन्हें देख के नानामी कहने लगती है मुझे चॉकलेट केक खाना है और प्लीज तुम मेरी कॉपी मत करो। लेकिन वो लड़की नानामी के पास से होकर गुजर जाती है, जो देख के नानामी को रियलाइज होता है उसके पास तो कोई दोस्त ही नहीं है। और फिर नानामी उन लड़की को पीछे से देखते हुए कहती है तो दोस्त ऐसे होते हैं। और फिर हमें नानामी को एक रेस्टोरेंट में दिखाते हैं जो कि अपने लिए केक ऑर्डर करती है और जब वो उसे टेस्ट करती है तो उसे वो बहुत ज्यादा अच्छा लगता है और वो कहती है उसने बहुत समय बाद केक खाया है। और फिर नानामी कहती है मुझे फिर से लैब में वापस नहीं जाना। तभी उसे रियाटो की याद आती है, जिसकी वजह में कुछ देर बाद का सीन दिखाते हैं जहाँ पे नानामी पार्क में होती है। नानामी अपने मन में कहती है मैंने लैब के ऑर्डर पे सबके मेमोरीज को इरेज कर दिया है, इसीलिए लैब के कुछ ही लोग हैं जो कि मेरे बारे में जानते हैं। इसके अलावा किसी को पता भी नहीं है कि मैं इस दुनिया में एग्जिस्ट भी करती हूँ, मैं पूरी तरीके से अकेली हूँ। तभी वहाँ पे रियाटो चला आता है और नानामी को बुलाता है। नानामी रियाटो को देख के बिल्कुल हैरान हो जाती है और उससे पूछती है आखिर तुम्हें मेरे बारे में याद कैसे है? तो रियाटो उसे कहता है मैं जिस चीज को एक बार देखता हूँ उस चीज को मैं कभी भी नहीं भूलता, इसलिए तुम्हारी पावर्स मेरे ऊपर बिल्कुल भी काम नहीं करने वाली। जो सुन के नानामी कहती है ये तो बहुत ज्यादा अजीब है, लेकिन तुम अब क्या चाहते हो? और तुम लोगों को देख के लगता है कि तुम लोग बिल्कुल प्रिपेयर होके आए हो, तो क्या अब तुम मेरे साथ लड़ना चाहते हो? रियाटो कहता है ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि हम तुम्हें बचाना चाहते हैं। नानामी कहती है क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? तुम्हें पता है कि मैंने तुम्हारी मेमोरी को इरेज करने की कोशिश की है, लेकिन तुम फिर भी मेरी मदद करना चाहते हो, इसीलिए मुझे तुम्हारे ऊपर यकीन नहीं है। तो रियाटो कहता है हमारे ऊपर यकीन करो। तभी कुरुआ नानामी के पास जाके कहती है हमें पता है कि तुम्हारे ऊपर अभी क्या बीत रही है। जो सुन के नानामी अपने पास्ट के बारे में याद करती है और फिर कुरुआ से कहती है इसका मतलब तुम कहना चाहते हो कि तुम मेरी तकलीफ को समझ पा रहे हो, लेकिन क्या तुम्हें पता है मैंने अपनी पूरी लाइफ में बस अकेला रहा है, मेरा कोई भी नहीं है। जो सुन के कुरुआ को बहुत बुरा लगता है, जिसके बाद वो अपने सनग्लासेस को उतार देती है, जबकि रियाटो और कोतोरी उसे ऐसा करने से मना करते हैं। कुरुआ को ऐसा करते देख नानामी भी बिल्कुल चौंक जाती है और कुरुआ से कहती है तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें पता है ना कि मैं तुम्हें कंट्रोल में कर सकती हूँ। तो कुरुआ कहती है तुम हमारे ऊपर यकीन कर सकती हो, जिसके बाद हम तुम्हें कभी भी अकेला होने नहीं देंगे। जो सुन के नानामी कहती है मुझे किसी की भी जरूरत नहीं है। और फिर नानामी कुरुआ को अपने कंट्रोल में कर लेती है और फिर नानामी कुरुआ से रियाटो और कोतोरी के ऊपर अटैक करवाती है, जबकि रियाटो कुरुआ को समझा रहा होता है कि नानामी ने उसे अपने कंट्रोल में कर लिया है, लेकिन कुरुआ उसकी बात नहीं सुनती, वो बस कुरुआ और उसके ऊपर अटैक कर ही जा रही होती है। और फिर कोतोरी कहते हैं नानामी ने तुम्हारे ऊपर कंट्रोल कर लिया है। जो सुन के कुरुआ कहते हैं मेरे दोस्त के बारे में उल्टा सीधा बिल्कुल भी मत बोलना। और दोस्त वाली बात सुन के नानामी बिल्कुल हैरान हो जाती है और वो अपने मन में कहती है लेकिन मैंने तो उसकी मेमोरी में बस मुझे डिफेंड करना छोड़ा था, दोस्त वाली मेमोरी तो मैंने उसके दिमाग में नहीं डाला था। जिसके बाद नानामी कुरुआ की मेमोरीज को चेक करने लगती है तो उसे पता लगता है कि कुरुआ बहुत ज्यादा अच्छी लड़की है। जिसके बाद नानामी को अपने ऊपर पछतावा होता है और वो कुरुआ को फिर से नॉर्मल कर देती है। और कुरुआ ठीक हो जाने पे रियाटो और कोतोरी बिल्कुल चौंक जाते हैं और नानामी से पूछता है आखिर उसने कुरुआ को फिर से ठीक क्यों किया? तो नानामी कहती है मुझे फिर से लैब में वापस नहीं जाना और मैं किसी को अपने बारे में भुलाना नहीं चाहती, लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूं। जो सुन के कुरुआ नानामी को हक कर लेती है और नानामी से कहती है हम भी नहीं चाहते कि तुम हमें छोड़ के चले जाओ और हम तुम्हें जरूर बचाएंगे। और कुरुआ को नानामी का हक करने की वजह से नानामी को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है और वो बहुत ज्यादा इमोशनल भी हो जाती है। जिसके बाद सीन चेंज होता है, उस लैब वाले बंदे को दिखाते हैं जिसे की अपनी वही वाली डायरी मिलती है जो कि वो यहाँ पे आने से पहले लिख रहा था। उस डायरी को पढ़ने के बाद वो कहता है ये कोई मजाक नहीं है।
एपिसोड 10 की शुरुआत में काजुमी रियाटो को कॉल पे बताती है उसके अंकल कोकोरो उससे मिलने क्लब में आए हैं, जिसके बाद सब लोग नानामी को लेकर क्लब में आते हैं। तो नानामी पूरे क्लब को देखने लगती है और कहती है तुम सब लोग एक साथ यहाँ पे रहते हो। तो रियाटो कहते हैं तुम्हारे बीकन को हटा देने के बाद तुम भी हमारे साथ यहाँ पे रहोगी। जिसके बाद रियाटो कोकोरो को नानामी के पीछे का बीकन दिखाते हुए कहता है क्या तुम इस चीज को हटा सकते हो। कोकोरो पूछते लेकिन ये क्या चीज है। तो रियाटो कहते हैं ये हार्नेस्ट है जहाँ पे की सारी विचेस अपने पावर्स को स्टोर करके रखती है, लेकिन इसके ऊपर एक बीकन लगा हुआ है जो कि इसके इजेक्ट बटन के साथ अटैच्ड है और एक रिमोट के साथ कनेक्ट है। तो कोकोरो पूछते ये आखिर ये इजेक्ट बटन क्या है। तो रियाटो उसे इजेक्ट बटन के बारे में बताता है अगर कोई किसी विच का इजेक्ट बटन प्रेस करता है तो उसी समय उस विच की बॉडी मेल्ट होने लगेगी और उसकी मौत हो जाएगी। जो सुनकर कोकोरो कहते हैं तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, हमें सबसे पहले इसका एक्सरे करना पड़ेगा तभी शायद मैं कुछ कर पाऊँ। जिसके बाद कोकोरो नानामी से पूछता है तुम्हें उस लैब से आए हुए कितना समय हुआ है। तो नानामी कहती है मैं उसके पास से भाग के आई हूँ, जब भी उसे इस बारे में याद आएगा तो उसी समय वो मुझे मार देगा। जो सुनकर रियाटो काना के पास जाता है और उससे पूछता है क्या तुम्हें कोई फोरकास्ट आया है। काना कहते हैं मैं हर किसी की मौत को पहले प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। जिसके बाद कोकोरो कहता है अगर हमारे पास समय कम है तो मुझे लगता है इस बीकन के सेंसर को लिक्विड नाइट्रोजन से फ्रीज करना होगा, उसके बाद हम कुछ टूल्स से इसे खोलने की कोशिश करेंगे, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा रिस्क है। लेकिन रियाटो ऐसा करने से मना कर देता है। लेकिन नानामी कहते हैं तुम मेरे ऊपर ये ट्राई कर सकते हो, अगर ऐसा करते मुझे कोई हादसा हो जाता है तो मुझे उस चीज का कोई अफसोस नहीं रहेगा और बल्कि मुझे खुशी होगी कि मैं उन लोगों के हाथ में नहीं मरी। और फिर नानामी फिर से कहती है जैसा कि हर इंसान मरने के बाद गायब हो जाता है उसी तरीके से मैं जिंदा हूँ, किसी को मेरे बारे में कुछ भी पता नहीं है, किसी को तो ये भी पता नहीं है कि मैं इस दुनिया में एग्जिस्ट भी करती हूँ। लैब में मुझे सब लोगों से अलग रखा जाता था और मुझे सारे विचेस से मिलने के लिए मना किया गया था, इसलिए मैं अपनी पूरी जिंदगी अकेली थी और अगर यहाँ पे मेरी मौत भी हो जाती है तो फिर मैं मरने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मुझे पता है तुम सब लोग ये मुझे बचाने के लिए कर रहे हो। नानामी की बात सुनने के बाद कुड़ुआ इमोशनल हो जाती है और उसे इस तरीके की बात करने के लिए मना करती है। कुड़ुआ कहती है अगर तुम्हें कुछ भी हो जाता है तो उससे हमें भी बहुत ज्यादा दुख होगा, इसलिए तुम इस तरीके की बात बिल्कुल भी मत करो। जिसके बाद काजुमी नानामी के पास जाके कहती है मुझे तुम्हारे बारे में जान के बहुत ज्यादा बुरा लगा कि तुम्हारे पास एक भी दोस्त नहीं है, इसलिए क्या हम दोनों दोस्त बन सकते हैं। जिसके बाद कोतोरी और बाकी सब भी उसके साथ दोस्ती कर लेते हैं। अपने नए दोस्त होने की खुशी में नानामी बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है और कहती है मुझे पहले लगता था कि मरना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं गलत था। और फिर कोकोरो वहां से जाने लगता है और कहता है तुम लोगों के ठीक होने के बाद हम इसके बारे में सोचेंगे। ये कह के कोकोरो वहां से जाने लगता है और तभी नानामी का बीकन खुल जाता है और फिर हमें उस लैब वाले बंदे को दिखाते हैं जो कि इजेक्ट बटन को प्रेस कर दिया था। और फिर हमें नानामी को दिखाते हैं जिसकी बॉडी धीरे धीरे से मेल्ट हो रही थी और सब लोग उसे इस हालत में देख के रोने लगते हैं। सब लोगों को अपने लिए रोते देख नानामी को अपना पास्ट याद आ जाता है। जब उसे लैब से बाहर लाया जा रहा था तब उसे लैब वाले लोगों ने कहा था अगर तुम अपने मिशन को पूरा कर लेते हो तो हम तुम्हें एक रिवॉर्ड देंगे, तुम जो चाहोगे हम तुम्हें वो देंगे, तो तुम्हें क्या चाहिए। तभी सीन प्रेजेंट में आता है और नानामी हमें कहती है मुझे दोस्त चाहिए जो कि मुझे कभी भी ना भूले और वो मेरे मरने के बाद भी मुझे ना भूले, और लगता है मुझे मेरा रिवॉर्ड मिल गया है। जिसके बाद उसकी पूरी बॉडी मेल्ट हो जाती है। तो रियाटो उसे एक कपड़े से ढक देता है और रियाटो को बहुत ज्यादा पछतावा होता है कि वो नानामी को बचा नहीं पाया। तभी काजुमी साइड से कहती है कि ये गंदी सी चीज क्या है और कोतोरी से उसे वहाँ पे साफ करने के लिए कहती है। रियाटो उन लोगों की बात सुन के उनसे कहता है आखिर तुम लोग ये क्या कर रहे हो। तो काजुमी कहती है क्या तुम इस गार्बेज की बात कर रहे हो। काजुमी की बात सुनने के बाद रियाटो उससे कहता है आखिर तुम ऐसा कैसे कह सकती हो, तुमने तो अभी नानामी से कहा था कि तुम उसके दोस्त हो। काजुमी पूछती है कि ये नानामी कौन है और फिर रियाटो सबसे नानामी के बारे में कहता है, लेकिन किसी को भी नानामी के बारे में याद नहीं होता। तो सब लोगों की बात सुनने के बाद रियाटो अपने मन में कहता है इसका मतलब ऐसा तो नहीं है नानामी अपने मरने से पहले सबके मेमोरीज को इरेज करके गई है, लेकिन उसने तो कहा था कि वो किसी को भी अपने बारे में भुलाना नहीं चाहती। जिसके बाद रियाटो को वही बात याद आती है जो बात कुड़ुआ ने नानामी को कही थी अगर तुम्हें कुछ होता है तो हमें बहुत ज्यादा दुख होगा। जिसके बाद रियाटो कहता है इसका मतलब नानामी किसी को भी अपने बारे में परेशान होते हुए नहीं देख सकती, इसलिए उसने सबके मेमोरीज को इरेज कर दिया है। ये सारी बात सोचते सोचते रियाटो बहुत ज्यादा रोने लगता है। तभी रियाटो के सामने नानामी आती है, लेकिन ये नानामी की स्पिरिट थी और वो रियाटो से कहती है मुझे माफ करना, मैंने खुद को तुम्हारे मेमोरी में डाल दिया है और यहाँ पे मैं तुम्हें यूज कर रहा हूँ। जो सुन के रियाटो मुंह बना लेता है। नानामी कहती है उसे अभी भी लैब के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है और वो लैब के बारे में और भी ज्यादा कुछ जानना चाहती है, इसलिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। जिसके बाद नानामी कहती है मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं तुम्हारे कुछ काम पे आऊँ। जिसके बाद नानामी वहाँ से चली जाती है और फिर रियाटो हंसने लगता है और कहता है इसका मतलब नानामी नहीं मरी है, और वो हंसने लगता है। दूसरी तरफ कुड़ुआ कहते हैं कि मुझे लगता है कि मैं फिर से किसी जरूरी चीज को भूल गया हूँ, और उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। जिसके बाद हमें दूसरे दिन का सीन दिखाते हैं जहाँ पे रियाटो अपने क्लास में था। तभी काजुआ की सबसे कहती है कि उनका फाइनल एग्जाम का डेट आउट हो चुका है जो कि नेक्स्ट वीक है। जिसके बाद सीन चेंज होता है हमें क्लब में दिखाते हैं जहाँ पे सब लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, लेकिन काजुमी को पढ़ने में कोई भी ज्यादा इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। और फिर वो कहती है अगर हमें पिल नहीं मिला तो हम 3 हफ्तों के अंदर ही मर जाएंगे। तो रियाटो कहते हैं मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा, मैं पिल का बंदोबस्त कर दूंगा, और वैसे भी तुम लोग तो हमेशा से एक नॉर्मल स्कूल लाइफ जीना चाहते थे और तुम लोग तो कॉस्प्ले की तरह स्कूल यूनिफॉर्म भी रोज पढ़ते हो और तुम लोग हर रोज स्कूल भी जाते हो, इसीलिए तुम्हें स्टडी भी नॉर्मल स्टूडेंट की तरह करनी होगी। तभी कोतोरी कहते हैं क्यों ना हम ऐसा करें कि टेस्ट में जिसका भी मार्क्स ज्यादा आता है हम उसे ओशन जाने का मौका दे। जो सुन के रियाटो मान जाता है और उसे भी ये अच्छा प्लान लगता है। और फिर काजुमी भी कहती है मैं अब वेट नहीं कर सकती, मुझे भी जल्दी से जल्दी ओशन पे जाना है। ये सोचते सोचते मेरी बॉडी पूरी तरीके से हॉट हो रही है, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो रियाटो। रियाटो कहता है तुम्हें ठंडे पानी से नहा
लेना चाहिए। तभी कोतोरी काजुमी से कहती है आखिर तुम हमेशा ऐसी बेशर्मों वाली बात कैसे कर सकते हो। काजुमी कहती है क्योंकि मैं अभी एडल्ट हो चुकी हूँ, इसलिए मैं अभी ये सब कर सकती हूँ। और फिर काजुमी सबसे पूछती है तुम लोगों ने कभी किसी को किस किया है, जो सुनकर सब लोगों के गाल लाल हो जाते हैं। काना कहती है आखिर तुम ये किस तरीके के सवाल पूछ रही हो। काजुमी कहती है क्योंकि मैंने हाल ही में किसी को किस किया है। जिसके बाद काजुमी रियाटो की तरफ देखते हुए कहता है ना रियाटो। रियाटो को तो कुछ समझ नहीं आता, इसलिए रियाटो पूछता है आखिर तुम्हारा कहने का मतलब क्या है। तभी हमें कुरुआ की तरफ दिखाते हैं जिसका पावर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और वो एक पेड़ तोड़ देती है। असल में काजुमी की बात सुन के कुरुआ को गुस्सा आ गया था, इस वजह से उसका पावर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। कुरुआ असल में अपने पावर को कंट्रोल नहीं कर सकती, उसे जब गुस्सा आता है तो अपने पावर्स को कंट्रोल ना करके किसी भी चीज को तोड़ने लगती है। जिसके बाद रियाटो कुरुआ से पूछता है कि तुम ये क्या कर रहे हो। कुरुआ कहती है लेकिन मैंने ये नहीं किया। रियाटो उससे कहता है तुम्हें ऐसे ही किसी के ऊपर यकीन नहीं करना चाहिए, और वैसे भी मैं ऐसे वैसे किसी को किस नहीं करता। रियाटो की बात सुन के काजुमी उससे कहती है आखिर तुम ये क्या कर रहे हो, आखिर तुम वो बात कैसे भूल सकते हो जो कि हम दोनों के बीच में आकीबाड़ा में हुआ था उस मेथ कैफे के अंदर। काजुमी की बात सुन के कुरुआ और एक पेड़ तोड़ देती है। तभी रियाटो को वो इंसिडेंट याद आता है और रियाटो कहता है इसका मतलब तुम उस इनडायरेक्ट किस की बात कर रहे हो। इनडायरेक्ट किस की बात सुन के कुरुआ को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से से वहां से चली जाती है। कुरुआ के जाते ही रियाटो काजुमी के पास आकर उससे कहता है आखिर तुम करना क्या चाहते हो। काजुमी कहती है इसका मतलब क्या तुम्हें वो याद नहीं आया। मैं इस बात से खुश हूँ लेकिन तुम मेरी जैसे फील नहीं कर पा रहे। जिसके बाद सीन चेंज होता है, हमें कुरुआ को दिखाते हैं जो कि एक टेरिस के ऊपर गाना गा रही थी और उस गाने में वो कह रही थी कि उसे उस किस से कोई फर्क नहीं पड़ता, जबकि रियाटो उसके पीछे से उसे देख रहा होता है और अपने मन में कहता है कुरुआ एक अच्छी लड़की है लेकिन उसे इस चीज की परवाह क्यों है। जिसके बाद रियाटो वहां से कुरुआ को बिना पता लगे वहां से जाने लगता है, लेकिन वो गलती से एक कैन के ऊपर पैर रख देता है जिस वजह से आवाज हो जाती है और कुरुआ समझ जाती है कि उसके पीछे कोई है। तो उस जगह पे थोड़ी देर के लिए सिचुएशन ऑकवर्ड हो जाता है, लेकिन कुछ देर बाद रियाटो उसे आकीबाड़ा में काजुमी के साथ होने वाली सारी बातों को बता देता है। रियाटो की बात सुन के कुरुआ उससे कहते कि लेकिन मैंने तुम्हें इस बारे में नहीं पूछा था और उसे चुप करने के लिए कहती है। तभी कुरुआ कहती है कि उसके गाने गाने की वजह से उसका गला बहुत ज्यादा सूख चुका है। तो रियाटो उसे अपना बोतल देता है। कुरुआ उस बोतल से पानी को पीने के बाद अपने मन में कहती है इस बोतल का तो पानी आधा है, इसका मतलब रियाटो ने भी इसे पिया है, इसका मतलब ये भी तो एक इनडायरेक्ट किस हो गया। और ये सोचती कुरुआ बहुत ज्यादा शर्मा जाती है। जिसके बाद रियाटो कुरुआ से कहता है अगर तुम्हें गाना गाना इतना ही पसंद है तो तुम कभी कभार अपने दोस्तों के साथ कैरियोके में जा सकती हो। रियाटो की बात सुन के कुरुआ उससे पूछता है आखिर ये कैरियोके क्या है। जो सुन के रियाटो चौंक जाता है और उससे पूछता है क्या तुम्हें वो याद नहीं है, तुम क्लास के बाकी बच्चों के साथ कैरियोके में गई थी। कुरुआ तभी कहती है हाँ मुझे याद आया, वो बहुत ही ज्यादा डिलीशियस था। कुरुआ की बात सुन के रियाटो को समझ आ जाता है उसने फिर से अपनी मेमोरी को खो दिया है और उसे वही काजुमी की कही हुई बात याद आती है कि कुरुआ जितनी बार अपने पावर्स को यूज करेगी तो उस वजह से उसका डिओड्रा लूज हो जाएगा और वो अपनी इंपॉर्टेंट मेमोरीज को भूल जाएगी। जो सोचती रियाटो अपने मन में कहता है इसका मतलब इसी तरीके से वो एक दिन मुझे भी भूल जाएगी। ये सोचते रियाटो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है और रोने लगता है और कुरुआ को हक कर लेता है। जिसके बाद सीन चेंज होता है, हमें रात का सीन दिखाते हैं जहाँ पे काजुमी पढ़ रही होती है और फिर हमें कोतोरी को दिखाते हैं जिसको कि कुछ समझ नहीं आता, वो सो जाती है और सोते हुए बड़बड़ाने लगती है। जिसके बाद हमें कुरुआ को दिखाते हैं जो कि पढ़ रही थी और पढ़ते पढ़ते रियाटो को वही बोतल देख लेती है और बोतल देखने के बाद वो फिर से शर्मा जाती है। जिसके बाद हमें एग्जाम वाले दिन का सीन दिखाते हैं जहाँ पे काजुमी और कुरुआ तो बहुत अच्छी तरीके से एग्जाम को दे रहे थे, लेकिन कोतोरी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या लिखे। जिसके बाद एग्जाम खत्म होने के बाद काजुमी रियाटो से कहती है कि इस बार वो फर्स्ट आएगी, इसीलिए वो रियाटो से कुछ मांगना चाहती है। रियाटो कहते हैं तुम्हें क्या चाहिए। तो काजुमी रियाटो के पास आके उससे कहती है कि उसे उसकी वर्जिनिटी चाहिए। जो सुनकर रियाटो और कोतोरी शर्मा जाते हैं, लेकिन कुरुआ को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन रियाटो इसके लिए मना कर देता है। तो काजुमी कहते हैं लेकिन तुमने प्रॉमिस किया था तो तुम्हें अपने प्रॉमिस को निभाना होगा। और फिर सब लोग जब रिजल्ट को देखते हैं तो सब लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि कुरुआ फर्स्ट आई होती है और रियाटो सेकंड आया होता है और काजुमी थर्ड आई होती है। रियाटो को तो यकीन ही नहीं आता कि वो सेकंड आया है। रियाटो कुरुआ की तरफ देख के अपने मन में कहता है भले ही कुरुआ अपनी मेमोरी को भूल जाती है लेकिन वो फिर भी एक आइंस्टाइन से कम नहीं है। जिसके बाद काजुमी फिर से रियाटो से कहती है क्या तुम्हें अपना वादा याद है। रियाटो कहते हैं हाँ उसे याद है। जिसके बाद सीन चेंज होता है और रियाटो सबको बीच में लाया होता है और कोतोरी भी बीच को देखने के बाद बहुत ज्यादा खुश थी। तभी रियाटो कोतोरी से कहता है तुम्हें तो यहाँ पे आना ही नहीं चाहिए था क्योंकि तुम्हारे ग्रेड तो बहुत ज्यादा खराब थे। मैंने तो बस तुम्हें इसलिए यहाँ पे लाया क्योंकि तुम मुझसे घुटनों के बालों के भीख मांग रही थी। जो सुन के कोतोरी कहती है मुझे घर पे अकेले रहने से डर लगता है। ये सब कहते कहते कोतोरी का बदन थोड़ा सा हिल जाता है जो देख के रियाटो अपने मन में कहता है ये तो बहुत ज्यादा ही हिल रहा है। और फिर रियाटो कुरुआ की तरफ देख के एपिसोड 11 की स्टार्टिंग में हमें बहुत सारे ऑफिसर्स को दिखाते हैं जो कि वल्कैरी को आके घेर लेते हैं और उसे सरेंडर करने के लिए कहते हैं। जो सुन के वल्कैरी कहती है मैं अभी बस अपने बाकी साथियों को मार के आजाद हुई हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, तुम लोग मेरे वार्म अप के काम आओगे। ये कह के वल्कैरी अपने सबसे पावरफुल अटैक को तैयार करने लगते हैं जिसका नाम एंटीमैटर होता है। जिसके कुछ देर बाद ही उस जगह पे एक बहुत बड़ा धमाका होता है और वो पूरी जगह तबाह हो जाती है और सब लोग उस तबाही को देख के बिल्कुल हैरान थे। जबकि इतनी बड़ी धमाके को करने के बाद वल्कैरी कहती है मुझे अभी भी बहुत ज्यादा मजा करना है। जिसके बाद हमें एपिसोड 10 वाले जगह को दिखाते हैं जहाँ पे वल्कैरी ने अपने बाकी पार्टनर्स को मार दिया था। वहीं पे बहुत सारे बॉडीज में से हमें एक लड़की की बॉडी दिखाते हैं जो कि अपने कटे हुए बॉडी को ठीक कर लेती है और वो जब उस जगह से उठती है तो वो उस जगह से कुछ उठाने लगती है। जिसके बाद सीन चेंज होता है, हमें क्लब का सीन दिखाते हैं जहाँ पे काजुमी को उस एक्सप्लोजन के बारे में न्यूज से पता लगता है और फिर रियाटो जब उस एक्सप्लोजन वाली जगह को देखता है ये पूरा पहाड़ी तो तबाह हो चुका है। काजुमी समझ जाती है कि ये कम जरूर वल्कैरी का है। तो रियाटो पूछता है कि ये वल्कैरी कौन है। तो
काना रियाटो को वल्कैरी के बारे में बताती है। वल्कैरी एक अल्टीमेट हाइब्रिड है और वो 8 तरीके की पावर्स यूज कर सकती है और वो अकेले ही 3 ए रैंक की विचेस को हराने की पावर्स रखती है। काजुमी कहती है लेकिन उसे तो बहुत समय पहले लैब में डीप स्लीप में रखा गया था, आखिर वो वहाँ से बाहर कैसे आ सकता है। काना कहती है मुझे लगता है अब तक उसे हमारे लोकेशन के बारे में पता लग चुका होगा। जो सुन के रियाटो घबरा जाता है और कहता है अगर वो यहाँ पे आ गया तो हम उसे बिना स्ट्रेटेजी के ऐसे लड़ेंगे। जिसके बाद सीन चेंज होता है, हमें इचिजाकी को दिखाते हैं जो कि अभी भी उन मिस्टीरियस आदमियों के साथ बात कर रहा था और वो लोग इचिजाकी से कहते हैं तुम वल्कैरी की इस तबाही की जिम्मेदारी किस तरीके से लोगे और अब हम इसे अपने पावर से ढक भी नहीं सकते हैं, इसीलिए मैं तुम्हें बाकी का इंस्ट्रक्शन बाद में दूंगा। जिसके बाद सीन चेंज होता है, हमें हात्सुना को दिखाते हैं। हात्सुना वही लड़की होती है जिसने की अपने कटे हुए बॉडी को ज्वाइन कर लिया था। हात्सुना ऑब्जर्वेटरी में जा रही थी। हात्सुना को जाते हुए वल्कैरी की कही हुई बात याद आती है। उसने कहा था कि इस ऑब्जर्वेटरी में 4 विचेस छुपे हुए हैं, इसीलिए वो इनके बारे में पता करने के लिए आई है। और फिर हात्सुना जब ऑब्जर्वेटरी के अंदर जाती है तो जाके देखती है कि सबके बॉडी से ब्लड निकल रहा है और सब लोग बेहोश पड़े हुए हैं। हात्सुना जल्दी से काजुमी के पास जाती है और उससे पूछती है क्या तुम ठीक हो। काजुमी अपनी आंखों को थोड़ी सी खोलती है और हात्सुना को देख के कहती है तुम तो वल्कैरी नहीं हो। जिसके बाद काजुमी सबको अपना नाटक बंद करने के लिए कहती है और सब लोग उठ जाते हैं। ये सब देख के हात्सुना बिल्कुल चौंक गई थी। तभी गुडुआ कहती है कि ऐसा करने से कोई फायदा है। तो काजुमी कहती है अगर वल्कैरी हमें ऐसे हालत में देखेगी तो उसे लगेगा कि हमारे पास पील नहीं है, इसलिए हम कुछ देर बाद ही मर जाएंगे। ये सोच के वो हमें छोड़ देगी और नहीं मारेगी और वो यहाँ से चली जाएगी। तभी रियाटो कहता है लेकिन मैं बिना पील के भी जिंदा रह सकता हूँ। जो सुन के काजुमी कहती है अगर वल्कैरी तुम्हें यहाँ पे देख लेती तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ती। तो काजुमी की बात सुन के हात्सुना उससे कहती है तुम हमेशा से बहुत ज्यादा ही सोचते हो। तभी काजुमी हात्सुना से पूछती है तुम तो एक ए रैंक की विच हो, आखिर तुम यहाँ पे खुले में कैसे घूम रही हो। हात्सुना कहती है मुझे लैब से ऑर्डर मिला था, मुझे वल्कैरी के साथ नंबर 1107 को ढूंढना है। वल्कैरी के बारे में सुन के सब लोग घबरा जाते हैं। हात्सुना कहती है तुम्हें वल्कैरी के बारे में चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, वो अपने मिशन से भटक चुकी है। जो सुन के काजुमी को थोड़ा सा रिलीफ मिलता है। काना हात्सुना से पूछती है आखिर ये नंबर 1107 क्या है। हात्सुना कहती है मुझे भी इस बारे में नहीं पता। और फिर हात्सुना पूछती है लेकिन तुम लोगों के साथ यहाँ पे ये लड़का क्या कर रहा है। काजुमी कहते हैं ये हमारे एक पार्टनर है जो कि हमारे लिए अपना जान भी दे सकता है। हात्सुना कहती है तुमने अपने मैटर में एक नॉर्मल इंसान को भी ले लिया। लेकिन जान देने वाली बात सुनकर हात्सुना भी सोचने लगती है। काजुमी हात्सुना से पूछती है क्या तुम अपने साथ पिल लाई हो, लेकिन हात्सुना इस बात की कोई भी जवाब नहीं देती। जो देख के काजुमी समझ जाती है कि हात्सुना के पास पिल्स नहीं है। काजुमी हात्सुना से कहती है तुम यहाँ पे आए हो, तुम्हारे पास एक भी पिल्स नहीं है और तुम भी हमारे लिए एक बोझ बन चुकी हो। काजुमी की बात सुन के रियाटो उससे कहता है क्या तुम उसे अपना बोझ समझ रही हो। तो काजुमी कहती है बोझ ना समझो तो क्या समझो, उसके पास कोई भी पिल नहीं है। रियाटो काजुमी से कहते तुम तो पहले से बहुत ज्यादा बदल चुकी हो, हम जब पहली बार मिले थे तब तुमने पिल शेयर करने से मना कर दिया था, लेकिन अब तुम उसे अपना बोझ समझ रही हो, इसका मतलब तुम उसे अपना पिल देना चाहती हो। जो सुनकर काजुमी थोड़ा सा ब्लश करने लगती है। जिसके बाद काना कहती है हमें अब हॉट स्प्रिंग में जाना चाहिए, मैं ज्यादा देर अपने बॉडी में इस पेन को नहीं रख सकती। जिसके बाद सब लोग हॉट स्प्रिंग में जाते हैं और फिर कुछ देर बाद हमें रियाटो को दिखाते हैं जो कि फ्रेश होकर बाहर आया था। तभी हात्सुना रियाटो को मदद करने के लिए आवाज लगाती है जो कि एक टावर के ऊपर होती है। रियाटो उससे पूछता है कि तुम वहाँ पे गए क्यों थे। हात्सुना उससे कहती है मुझे लगा था कि यहाँ से बहुत ज्यादा अच्छा व्यू आएगा, इसलिए मैं यहाँ पे आई थी, लेकिन मैं अब यहाँ से नीचे नहीं जा पा रही हूँ। जिसके बाद रियाटो हात्सुना के पास जाता है। हात्सुना रियाटो को वहाँ पे देख के चौंक गई थी। वो कहती है क्या तुम सच में आ गए। रियाटो हात्सुना से कहता है क्या तुम खड़ी हो सकती हो, मैं तुम्हें नीचे उतार दूंगा। तो हात्सुना जब खड़ी होती है तो गलती से उसका पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिरने लगती है। रियाटो हात्सुना को नीचे गिरते देख उसे अपना पास्ट याद आ जाता है और वो कहता है अब दोबारा मैं ये गलती कभी भी नहीं करूंगा। ये कह के रियाटो हात्सुना का हाथ पकड़ लेता है और वो हात्सुना को एक रॉड में लटकते हुए बचा लेता है। जिसके बाद रियाटो हात्सुना को एक पॉइंट के ऊपर फेंक देता है ताकि वो वहाँ से बच सके, लेकिन उसे वहाँ से फेंकने के बाद रियाटो वहाँ से नीचे गिरने लगता है। तभी कोतोरी रियाटो के साथ अपने जगह को स्विच कर लेती है और रियाटो कोतोरी के जगह पे आके गिरता है। रियाटो गिरने के बाद कहता है क्या मैं जिंदा हूँ। कुरुहा उससे कहते हैं हाँ तुम जिंदा हो, क्योंकि काना को पहले ही फॉरकास्ट आ गया था कि तुम्हारी मौत होने वाली है, जिस वजह से हम लोग यहाँ पे आ गए तुम्हें बचाने के लिए। और ये सब कुछ हात्सुना होते ही ऊपर से देख रही थी। हात्सुना कहती है मैंने जिंदगी में इस तरीके का अच्छा इंसान कभी नहीं देखा जो कि दूसरों के लिए अपना जान भी दे सकता है। जिसके बाद हात्सुना नीचे आके रियाटो से माफी मांगती है। रियाटो कहते हैं मैं तुम्हें माफ करता हूँ क्योंकि इसमें किसी को भी चोट नहीं लगी। जिसके बाद हात्सुना रियाटो से कहती है रियाटो मुझे लगता है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है, अगर नहीं है तो मैं तुम्हें डेट करना चाहूंगी। जो सुन के रियाटो और बाकी सब चौंक जाते हैं। हात्सुना की बात सुन के काजुमी उससे कहती है तुम्हें रियाटो को डेट नहीं करना चाहिए क्योंकि रियाटो बहुत ही ज्यादा ठरकी है। हात्सुना कहती मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कह के हात्सुना रियाटो के पास जाकर उसे किस कर देती है, जो देख के रियाटो और बाकी सब हैरान हो जाते हैं। और ये देखने के बाद कुरा फिर से गुस्सा हो जाती है और उसका पावर फिर से अनस्टेबल हो जाता है और वो इधर उधर तोड़फोड़ करने लगती है। तो कोतोरी उसे वहां से ले जाता है। जिसके बाद सीन चेंज होता है, हमें दूसरे दिन का सीन दिखाते हैं जहाँ पे कोकोरो ने रियाटो को कॉल करके बुलाया था कुछ बताने के लिए। कोकोरो कहता है उस दिन जो उस लड़की के साथ हुआ वो सच में बहुत ज्यादा भयानक था। रियाटो कोकोरो से पूछता है क्या तुम्हें नानामी के बारे में याद है। कोकोरो कहते हैं हाँ मुझे याद है क्योंकि मैं उस समय उसकी आंखों की तरफ नहीं देखा था। जिसके बाद रियाटो से कहता है इसका मतलब तुम तो समझ ही पा रहे होगे अगर उन बाकी विचेस को पिल्स नहीं मिला तो वो लोग इसी तरीके से मेल्ट हो जाएंगे। कोकोरो कहता है इसी वजह से तो मैंने तुम्हें कॉल करके यहाँ पे बुलाया है। रियाटो कहते हैं क्या तुम इसका मतलब इस पिल को बना सकती हो। कोकोरो रियाटो से कहते हैं तुम्हें इतना उतावला होने की कोई भी जरूरत नहीं है, सबसे पहले तो तुम्हें ये जानना चाहिए कि उनकी बॉडी मेल्ट क्यों
होती है। असल में ये उनकी बॉडी में एक प्रोटोटाइज नाम की डाइजेस्टिव एंजाइम की वजह से होता है और डेथ सप्रेस पिल उसी चीज को न्यूट्रलाइज करता है। वैसे मैं अपने स्कूल में एक बंदे को जानता था जो कि बहुत साल पहले प्रोटोटाइज के ऊपर रिसर्च कर रहा था और मेरे पास उसका एनालिटिकल डेटा है। इसलिए मुझे लगता है अगर हमें इस डेटा को देखते हुए अपने रिसर्च को करें तो हम बहुत ही शॉर्ट टाइम में इस पिल को बना सकते हैं। जो सुन के रियाटो खुश हो जाता है। तभी कोकोरो उससे कहता है लेकिन हमें अभी भी और एक मंथ चाहिए। जो सुन के रियाटो कहता है लेकिन ये तो बहुत ज्यादा लेट हो जाएगा क्योंकि हमारे पास जितने पिल्स है उससे हम लोग 1 महीने तक ही सर्वाइव कर पाएंगे। कोकोरो कहता है इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। जिसके बाद रियाटो वहां से चला जाता है और कोकोरो उन डेटा को देखते हुए कहता है सच में जिसने इस डेटा को लिखा था वो एक रियल जीनियस था। जिसके बाद सीन चेंज होता है, हमें वल्कैरी को दिखाते हैं जो कि बाहर के व्यू को देखते हुए कहती है इस खूबसूरत से व्यू को देखने का हक बस मेरा है और अगर मेरे बीच में कोई आएगा तो मैं उसे खत्म कर दूंगा। तभी वहाँ पे इचिजिकु आ जाता है और वल्कैरी से कहता है आखिर तुमने फुजिसाकी में अपने एंटीमैटर को यूज क्यों किया। वल्कैरी कहती है क्या तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो क्योंकि मैंने इतना कूल एक्सपेरिमेंट जो किया। जिसके बाद वल्कैरी गुस्से से कहती है तुमने मुझसे मेरी इंसानियत छीन ली। इचिजिकु कहते हैं क्योंकि ये मेरी जॉब थी। जो सुन के वल्कैरी गुस्सा हो जाती है और अपने पावर को अनलीच करने लगती है और क्या तुम्हें ऐसा कहते हुए डर नहीं लग रहा, उसे अपना रिवेंज भी ले सकता हूँ। लेकिन ये सुन के इचिजिकु वल्कैरी को एक थप्पड़ मार देता है और कहता है मेरे परमिशन के बिना तुमने एंटीमैटर को यूज क्यों किया। जो सुन के वल्कैरी रोने लगती है और इचिजिकु को हक कर लेती है और उससे कहती है मुझे माफ करना और प्लीज तुम मुझे इस वजह से हेट मत करना, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ और इसीलिए मैं तुम्हारे इस जगह पे इंतजार कर रही थी। इचिजिकु कहता है क्या तुमने नंबर 1107 के बारे में पता लगाया। तो वल्कैरी हाँ में जवाब देती है। जिसके बाद सीन चेंज होता है, हमें क्लब का सीन दिखाते हैं जहाँ पे काना कुरुआ से पूछता है कोकोरो ने आज रियाटो को मिलने के लिए कहा था है ना कुरुआ। तो कुरुआ हाँ कहती है और अपने मन में कहती है पता नहीं रियाटो का नाम सुन के मेरी चेस्ट टाइट क्यों हो जाती है। तभी वहाँ पे रियाटो आता है तो काजुमी रियाटो के पास जाके उससे पूछती है क्या तुम्हारे अंकल कोकोरो का रिसर्च कंप्लीट हो गया। रियाटो हाँ कहता है जो सुन के सब लोग खुश हो जाते हैं। जिसके बाद काना पूछती है क्या तुम्हारे अंकल उन पिल को बना पाएंगे। रियाटो कहते हैं वो पिल तो बना लेंगे लेकिन इसमें और 1 महीने का समय लगेगा। जो सुन के काजुमी कहती है लेकिन हमारे पास तो और अभी टाइम नहीं है। तो काना कहती है हम लोगों के पास जोड़ के जितने पिल्स है अगर हम उन सबको एक साथ मिला दे तो शायद हम में से कोई एक ही सर्वाइव कर पाएगा। जो सुन के सब लोग खामोश हो जाते हैं। जिसके बाद काजुमी कहती है चलो हम लोग लॉटरी से डिसाइड करते हैं कि हम में से कौन जिंदा रहेगा। हात्सुना कहती है अगर तुमने लॉटरी का यूज किया तो तुम कल ही मर जाओगे और क्या हर कोई इसके लिए तैयार है। काना कहती है अगर हमें कोई डिसीजन लेना है तो वो आज ही हमें लेना होगा। तभी हात्सुना कहती है कोई भी डिसीजन लेने से पहले तुम सब लोग एक साथ बात कर लो और मैं इसमें हिस्सा नहीं लेने वाली क्योंकि मैं बाहर की लड़की हूँ इसीलिए। ये कह के हात्सुना अपने रूम में चली जाती है और अपने पिल्स को काउंट करने लगती है और उसके पास 24 पिल्स होते हैं। हात्सुना कहती है ये तो बहुत ज्यादा कम है। हात्सुना कहती है ये सारे पिल्स मुझे मेरे दोस्तों से मिला था जिन्हें की वल्कैरी ने पहले मार दिया था। मुझे लगा था कि मैं यहाँ पे आके और भी ज्यादा पिल को कलेक्ट कर पाऊंगी लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। जिसके बाद सीन चेंज होता है, हमें कुड़ा को दिखाते हैं जो कि कहती है मैं लॉटरी नहीं करना चाहती और मुझे पिल्स की जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे लंबे समय तक जी के बूढ़ी औरत बन के नहीं मरना है। काजुमी कहती है आखिर ये तुम्हारा किस तरीके का बहाना है। और फिर कोतोरी भी कहती है मुझे भी कोई पिल्स की जरूरत नहीं है, वैसे भी मैं बहुत पहले मरना चाहती थी। और फिर काना भी कहती है मुझे भी पिल्स की जरूरत नहीं है, अगर कुड़ुआ नहीं रहेगी तो मेरा ख्याल कौन रखेगा, इसलिए काजुमी तुम हम लोगों के लिए सर्वाइव करना। जो सुनकर काजुमी कहती है माना कि मेरा इच्छा है कि मैं लॉन्ग टाइम तक जीना चाहती हूँ लेकिन मैं इस प्रोसेस में तुम्हें मरते हुए तो नहीं देख सकती। और क्या तुम्हें हमारा समर वेकेशन का वादा याद नहीं है। काजुमी की बात सुनकर सब लोगों को बहुत अच्छा लगता है क्योंकि कभी किसी ने सोचा नहीं था कि काजुमी इस तरीके से बोल सकती है। ये कहने के बाद काजुमी थोड़ी सी एम्बैरेस फील करने लगती है तो वो कोतोरी को जूस लाने के लिए कहती है। कोतोरी जूस लाने के समय वो जूस गलती से कुरुआ के ऊपर गिरा देती है तो कोतोरी उससे माफी मांगती है और उस जूस को साफ करने लगती है और जूस को साफ करते करते कोतोरी कुरुआ का ड्रेस खोल देती है। और तभी रियाटो की नजर कुरुआ के बर्तमान तो एपिसोड 12 की स्टार्टिंग में कुरुआ वल्कैरी से पूछती है आखिर तुम कौन हो और तुम मेरा नाम कैसे जानते हो। जो सुन के वल्कैरी थोड़ी सी उदास हो जाती है और कुरुआ से पूछती है क्या तुम्हें मेरे बारे में याद नहीं है। तभी रियाटो वल्कैरी से पूछता है क्या तुम वल्कैरी हो। जो सुन के वल्कैरी गुस्सा हो जाती है और कहती है मेरा नाम माको है न कि वल्कैरी, इसीलिए तुम दोबारा मुझे इस नाम से मत बुलाना। जिसके बाद वहाँ पे इचिजिकु आता है और कहता है नंबर 1107 ताकातोरी कोतोरी मेरे साथ चलो। जो सुन के कोतोरी और बाकी सब घबरा जाते हैं। जिसके बाद रियाटो इचिजिकु के पास जाता है और उससे कहता है मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। तभी रियाटो की नजर इचिजिकु के पीछे जाता है, वो देखती है कि वहाँ पे हात्सुना है। जिसके बाद रियाटो अपने घुटनों के बल आ जाता है और इचिजिकु से कहता है प्लीज मुझे मत मारना, मुझे बस उन लोगों को देख के बुरा लगा था इसलिए मैंने उनकी मदद की। और रियाटो को अचानक माफी मांगते देख वल्कैरी और इचिजिकु भी हैरान हो जाते हैं। जिसके बाद हमें हात्सुना को दिखाते हैं जो कि ये सब देख के समझ गई थी कि रियाटो इचिजिकु का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है ताकि मैं मौका पाके वल्कैरी के हैंग अप बटन को प्रेस कर दूं। जो कह के हात्सुना वल्कैरी को पीछे से पकड़ लेती है लेकिन वो देखती है कि वल्कैरी के पीछे एक सील लगा हुआ है। जिसके बाद हात्सुना कुछ कर पाती उससे पहले वल्कैरी उसे 2 हिस्सों में काट देती है और कहती है मैंने तो तुम्हें पहले मार दिया था, आखिर तुम यहाँ पे फिर से कैसे आ गए।
इचिजिको कहते हैं क्योंकि इसके पास रीजेनरेटिंग की एबिलिटी है, इसलिए बार बार रीजेनरेट होता रहेगा जब तक इसे इजेक्ट ना कर दिया जाए। जो सुन के वल्क्यारी कहती है तब तो हमें इसे इजेक्ट कर देना चाहिए, वरना ये हमेशा हमारे काम में टांग अड़ाएगी। इचिजिको कहते हैं हाँ तुमने सही कहा, लेकिन तभी रियाटो इचिजिको को रोकता है और कहता है आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? ये सारी लड़कियां जिंदा रहना चाहती है तो तुम उनके साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? इचिजिको कहते हैं क्योंकि इनके जीने का कोई मतलब नहीं है, ये लोग बस इस दुनिया के लिए एक खतरा है। रियाटो कहता है ये तो तुम अपनी साइड की देख रहे हो, क्या तुम्हें उनके फीलिंग्स के बारे में कुछ पता है? जब वो लोग मरते हैं तो तब उन्हें कैसा लगता है? इचिजिको कहते हैं जब तुम कीड़े मकोड़ों को मारते हो क्या तब तुम्हें अफसोस होता है? रियाटो कहती है ये दोनों चीजें अलग है, ये विचेस कोई कीड़े मकोड़े नहीं है, ये भी हमारी तरह इंसान है जिनके अंदर भी फीलिंग्स है। इचिजिको कहता है इसका मतलब तुम्हारा कहने का मतलब है हर इंसानियत की एक वैल्यू है, लेकिन क्या तुम्हें अब की सिचुएशन देख के नहीं लगता कि तुम्हारी लाइफ अभी ज्यादा इंपॉर्टेंट है? रियाटो कहता है नहीं। तब इचिजिको वल्क्यारी से कहता है हमने बहुत ज्यादा समय बर्बाद कर दिया है, इसलिए नंबर 1107 को छोड़ के बाकी सबको मार दो। वल्क्यारी कहते हैं लेकिन मैं कुरुआ को नहीं मार सकती। इचिजिको कहता है इसका मतलब क्या तुम ऊपर के ऑर्डर को नहीं मानोगी? तो वल्क्यारी को ना चाहते हुए भी इचिजिको का बात मानना पड़ता है और वो अपने अटैक को तैयार करने लगती है, लेकिन तभी कोतोरी वल्क्यारी को धक्का दे देती है और सब लोगों को यहाँ से भाग जाने के लिए कहती है, लेकिन तभी इचिजिको उसके ऊपर गन पॉइंट कर देता है और उसे चुपचाप अपने साथ आने के लिए कहता है। तभी कुरुआ अपने पावर से इचिजिको का गन ब्रेक कर देती है और उसे कोतोरी को छोड़ने के लिए कहती है। तभी वल्क्यारी इचिजिको को प्रोटेक्ट करते हुए कुरुआ से कहती है अटैक ना करने के लिए, लेकिन कुरुआ अपने पावर से इधर उधर धमाके करने लगती है, जिस वजह से ना चाहते हुए भी वल्क्यारी कुरुआ के ऊपर अटैक कर देती है। लेकिन तभी रियाटो कुरुआ को धक्का देके हटा देता है और वो अटैक अपने ऊपर ले लेता है, जिस वजह से उसकी आधी बॉडी जल जाती है और नीचे गिर जाती है। तभी सब लोग रियाटो के पास भागते हुए आते हैं और रियाटो अपने खराब हालत के होने के बावजूद भी वो इचिजिको से कहता है तुम कभी भी मेरे जैसे नहीं बन सकते, इन लोगों की लाइफ मेरे लिए सबसे ज्यादा कीमती है। जबकि रियाटो की ये हालत देख के सब लोग रो रहे होते हैं, जिसके बाद रियाटो सबसे कहता है मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाया। लेकिन सब लोग उसे इस तरीके की बात करने के लिए मना करते हैं। तभी रियाटो को नानामी की आवाज आती है और वो देखता है कि नानामी की स्पिरिट उसके सामने है। नानामी कहती है मैंने मेरे कॉन्शियसनेस को तुम्हारी मेमोरी में डाला था ताकि मैं तुम्हारी जरूरत पड़ने पर मदद कर सकूं, और मुझे पता है कि तुम इन लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा करते हो। रियाटो कहते हैं लेकिन मुझे लगता है कि मैंने सब कुछ खो दिया, और रियाटो को बात करते हुए बहुत ज्यादा तकलीफ भी हो रही थी क्योंकि उसको बहुत ज्यादा ब्लड बाहर आ गया था। नानामी उससे कहती है कि तुम मेरे से माइंड के साथ भी बात कर सकते हो। नानामी कहती है मैंने जब अपने सुपरवाइजर की मेमोरी को रीड किया था तब मुझे पता चला था कि लैब के लोग कुछ उचित से डरते हैं। रियाटो पूछते है आखिर वो कौन है? नानामी कहती है पहला तो कोतोरी है और दूसरा कुरुआ है जो कि वल्क्यारी से भी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन उसकी पावर अनस्टेबल है और उसे कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता, इसलिए उसके पावर को सील करके रखा गया है। और मुझे पता है कि उस पावर को अनलीच कैसे करते हैं, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा रिस्क है, इसमें उसकी जान भी जा सकती है। ये कह के नानामी वहां से चली जाती है और काजुमी को रियाटो की ये हालत देख के इचिजिको के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और काजुमी जाके इचिजिको का कॉलर पकड़ लेता है, लेकिन इचिजिको उसे अपने पैर के नीचे दबा देता है, जो देख के कुरुआ इचिजिको के ऊपर अटैक करने लगती है, लेकिन वो बस इधर उधर धमाके ही कर रही थी, जिसके बाद ज्यादा पावर यूज करने की वजह से कुरुआ हैंग अप हो जाती है। वल्क्यारी कुरुआ से कहती है तुम मुझे अपनी छोटी मोटी मैजिक से मुझे हरा नहीं पाओगी, जिसके बाद काजुमी रियाटो के पास रेंगते हुए आती है और कहती है हम जैसे विचेस को कोई भी पसंद नहीं करता है, बस हमें एक इंसान मिला था जो कि हमेशा हमारी मदद करता था। जिसके बाद काजुमी रोते हुए कहती है आखिर तुमने ऐसा क्यों किया रियाटो? सब लोग रोने लगते हैं, जबकि कुरुआ कहती है मेरे पास पावर्स नहीं है इसलिए मैं कुछ भी नहीं कर सकती, मैं यहाँ पे सबसे ज्यादा कमजोर हूँ। तभी रियाटो कुरुआ को अपनी दबी आवाज में कहता है कुरुआ तुम बहुत ज्यादा पावरफुल हो, वल्क्यारी से भी ज्यादा। कुरुआ कहती है कि तुम्हारा कहने का क्या मतलब है? रियाटो कहते हैं नानामी ने मुझसे कहा था तुम्हारे हार्नेस का टॉप बटन असल में एक सील है, अगर तुमने उसे प्रेस किया तो तुम्हें अपना रियल स्ट्रेंथ मिल जाएगा। ये कह के रियाटो कुरुआ के हार्नेस की तरफ हाथ बढ़ाने लगता है। इचिजिको उससे कहता है अगर तुमने उसे प्रेस किया तो मेल्ट हो जाएगी और मर जाएगी, जो सुन के रियाटो रुक जाता है और कहता है मैं इस हालत में इस बटन को प्रेस नहीं कर पाऊंगा। जिसके बाद इचिजिको वल्क्यारी से कहती है जल्दी से इन्हें मार दो। तो वल्क्यारी अपने अटैक को तैयार करने लगती है, लेकिन उसकी पावर्स काम ही नहीं कर रही थी, जो देख के इचिजिको कहता है इसका मतलब वो लोग आ गए हैं। तभी वहाँ पे 4 चर्च के लोग आते हैं और उनमें से एक लड़की इचिजिको से कहता है बहुत समय बाद मुलाकात हुई इचिजिको। इचिजिको कहता है आखिर तुम्हें हमारे लोकेशन के बारे में पता कैसे लगा? तो वो लड़की कहती है हमने बस जीपीएस को फॉलो किया था और हम यहाँ पे आ गए। वल्क्यारी पूछती है आखिर मैं अपने पावर्स को यूज क्यों नहीं कर पा रही हूँ? तो लड़की कहती है क्योंकि हमारे पास एक इनेटाइजर है जो कि विचेस के पावर्स को न्यूट्रलाइज कर देती है, इसलिए अच्छा इसी में होगा कि तुम नंबर 1107 को हमारे हवाले कर दो। लेकिन तभी इचिजिको उनकी इनेटाइजर के ऊपर अटैक कर देता है और वो वहाँ से कोतोरी को लेकर भाग जाता है। जिसके बाद हमें काजुमी को दिखाते हैं जो कि रियाटो को देख के कहती है उसकी अब हार्ट बीट बंद हो चुकी है, अब हम क्या करें? रियाटो को छोड़ के हमारे लिए सब कुछ मीनिंगलेस है, अगर वही जिंदा नहीं रहा तो हम जिंदा रह के क्या करेंगे? ये कहते हुए काजुमी और कुरुआ रोने लगते हैं। तभी हासुना उनसे कहती है कोई बात नहीं, हमारे पास अभी भी एक रास्ता है। काजुमी हासुना को देखकर उससे पूछती है क्या तुम पूरी तरीके से हील हो चुकी हो? हासुना हाँ कहती है। हासुना कहती है कोई बात नहीं, अभी तो बस उसकी हार्ट बीट ही बंद हुई है, लेकिन उसे अभी भी बचाया जा सकता है। काजुमी कहती है अगर ऐसी बात है तो तुम जल्दी से अपने पावर्स को यूज करो। हासुना कहती है लेकिन मैंने अगर अपनी पावर्स को यूज किया तो मेरी बॉडी मेल्ट हो जाएगी, लेकिन भले इसमें मेरी जान ही क्यों ना चली जाए फिर भी
मैं उसे बचाऊंगा क्योंकि उसने भी मुझे एक बार बचाया था। जिसके बाद हासुना अपनी पावर से रियाटो की पूरी बॉडी हील कर देती है, जिस वजह से वो मेल्ट होने लगती है। हासुना कहती है मैंने उसे पूरी तरीके से हील तो कर दिया है, लेकिन उसका हार्ट अभी भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। जिसके बाद हासुना अपनी ज्यादा पावर्स को यूज करने की वजह से वो हैंग अप हो जाती है और पूरी तरीके से मेल्ट हो जाती है। तभी कुरुहा रियाटो को ब्रीथिंग देने लगती है और काजुमी भी रियाटो के चेस्ट के ऊपर मसाज देने लगता है, जिस वजह से कुछ देर बाद रियाटो की आंख खुलती है। तो रियाटो को ठीक देख के काजुमी उसे हक कर लेती है और कुरुहा भी रोने लगती है। रियाटो कहता है क्या मैं अभी तक मरा नहीं? काना कहती है तुम एक बार मर चुके थे, लेकिन हासुना ने अपनी जान दे के तुम्हें बचाया है। जो सुनकर रियाटो हासुना के बॉडी के पास जाके उससे कहता है आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तभी रियाटो के पास वो चर्च वाली लड़की आती है और उससे कहती है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वैसे भी हम बाकी विचेस को मार देंगे। रियाटो कहते हैं लेकिन तुम लोग कौन हो? तो वो लड़की कहती है हमारे ग्रुप का नाम हेक्सेंज्ड है, जिनका काम विचेस को ढूंढना है और लैब के लोगों को रोकना है। रियाटो कहते हैं लेकिन इस चीज में विचेस को मारने की क्या जरूरत है क्योंकि उन लोगों ने तो कुछ भी नहीं किया है। तो लड़की कहती है जब तक ये विचेस जिंदा है तब तक उनके हार्नेस्ट के पीछे ड्रजिल्स बढ़ता रहेगा। रियाटो कहता है ड्रजिल का मतलब वो स्लाइम जैसा क्रिएचर? तो लड़की कहती है हाँ, जिस दिन वो ड्रजिल्स ग्रो हो जाएंगे तो उस हार्नेस से बाहर आ जाएगा और वो स्विच की बॉडी को खा लेगा, जिसके बाद वो विच एक मॉन्स्टर में बदल जाएगी और सारे इंसानों को खाने लगेगी। जो सुन के काजुमी रोने लगती है और कहती है इसका मतलब किसी दिन हम भी मॉन्स्टर बन जाएंगे। वो लड़की कहती है तुम लोग तो कुछ भी नहीं हो, जितना खतरनाक कि नंबर 1107 है ताकातोरी कोतोरी। जिसके बाद हमें कोतोरी को दिखाते हैं जिसकी आंखें खुलती है तो वो अपने सामने इचिजुको को देखते हैं और इचिजुको उसे रेना कह के बुला रही थी। इचिजुको कहता है रेना आखिर तुम मेरे सामने क्यों नहीं आ रही हो? कोतोरी पूछती है आखिर ये रेना कौन है? तो हमें इचिजुको के पास्ट का सीन दिखाते हैं जो कि कहता है मेरे लिए इस दुनिया में सबकी लाइफ मीनिंगलेस है सिवाय रेना के। असल में रेना इचिजुको की अपनी बहन है जिसकी की एक बीमारी की वजह से मौत हो गई थी और रेना की पूरी बॉडी डैमेज हो गई थी सिवाय उसके ब्रेन के। इचिजुको कहता है उसे बॉडी की कोई जरूरत नहीं थी। इचिजुको कहता है मैंने उसके ब्रेन में ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन दिया लेकिन उसके बावजूद भी वो जिंदा नहीं हुई। लेकिन तब मुझे पता चला कि ऐसा क्यों हो रहा है क्योंकि उसमें आत्मा नहीं थी, लेकिन मैं उसे किसी भी हालत में जिंदा करना चाहता था। जिसके बाद मुझे पता चला कि लाइफ क्या है। जिसके बाद हमें उन्हीं मिस्टीरियस आदमियों को दिखाते हैं जो कि इचिजुको से कहते हैं हम चाहते हैं कि इस दुनिया में समझदार और पावरफुल लोग रहे। उस लाइफ को बनाने के लिए हमें ग्रैनी की जरूरत है और उसी के साथ कुछ हजार ड्रजिल्स की जिसे कि हमने विचेस के बॉडी में डाला। जिसके बाद सीन प्रेजेंट में आता है और कोतोरी इचिजुको से पूछता है आखिर ये रेना कौन है? मेरा नाम तो कोतोरी है। इचिजुको कहते हैं वो तुम्हारी असली बॉडी का नाम है। तो कोतोरी पूछते है आखिर मैं कौन हूँ? तो इचिजुको उससे कहता है हम सारे इंसानों के एलियंस ने बनाया है और ये सारी चीजें हमें रुइंस में ढूंढने के बाद पता चली और इसके अलावा एलियंस ने ह्यूमन जीन्स को रीसेट करने के लिए एक तरीका बनाया है जो कि एक रीसेट स्विच है। कोतोरी कहते हैं क्या रीसेट स्विच? इचिजुको कहता है ये स्विच सारे इंसानों को खत्म कर देगी और वो स्विच और कोई नहीं बल्कि तुम खुद हो। और ये सारी बातें रियाटो को भी वो चर्च वाली लड़की बता रही होती है और फिर वो कहती है कोतोरी के अंदर ग्रैनी है, अगर वो बाहर आ गया तो इस दुनिया की हर जिंदा चीज मेल्ट हो जाएगी और इस पूरी दुनिया में कोई भी लाइफ नहीं बचेगा। जो सुन के रियाटो कहता है इसे यकीन कर पाना नामुमकिन सा है। तो चर्च वाली लड़की उससे कहती है हमें ये बात पता है क्योंकि हम पहले उस लैब के मेंबर थे और हमने बहुत पहले कोतोरी को पकड़ने के लिए उनके ऊपर अटैक किया था, लेकिन हमारा वो मिशन फेल हो गया था और हमने उस मिशन में हमारे एक बहुत ही अच्छे पार्टनर को खो दिया। उस लड़की की सारी बात सुन के काजुमी रोने लगती है और कहती है मैं सब कुछ समझ गया, ये सब कुछ सच है, इसलिए हम भी मारे दिए जाएंगे। जो सुन के रियाटो उसे चुप कराता है और उस लड़की से कहता है इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो ड्रजिल्स आज ही बाहर आ जाएंगे विचेस के बॉडी से? तो लड़की कहती है नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा होने में 1 या 2 साल लग जाता है, लेकिन हो सकता है कि ये कल ही हो जाए। जो सुन के रियाटो उस लड़की के ऊपर गुस्सा हो जाता है और उसके ऊपर चिल्लाने लगता है मेरे साथ मजाक मत करो, इन लड़कियों के पास ज्यादा समय नहीं है और ये सब लोग बस 1 हफ्ते तक ही जिंदा रह पाएंगे क्योंकि इनके पास पिल्स नहीं है। जो सुन के उनका विच बॉय उस चर्च वाली लड़की से कहता है ऐसा नहीं हो सकता कि ये 1 हफ्ते के अंदर हैच हो जाए, इसलिए हमें यहाँ से जाना चाहिए और इचिजुको को ढूंढना चाहिए क्योंकि उसके पास नंबर 1107 है। जो सुन के वो लड़की कहती है मुझे पता है लेकिन वो अभी कहाँ पे छुपा हुआ है हम पता नहीं लगा सकते। उनकी बात सुन के रियाटो उनसे कहता है मैं पता लगा सकता हूँ कि इचिजुको कहाँ पे है, लेकिन उसके बदले में आप लोगों को आपके साथ हमें ले जाना पड़ेगा। तो लड़की मान जाती है। जिसके बाद रियाटो काजुमी से कहता है क्या तुम ये कर सकती हो काजुमी? तो काजुमी हाँ कहती है और कहती है मैं डेटा को हैक करके उसके लोकेशन के बारे में पता लगा सकती हूँ। काजुमी की बात सुन के वो लड़की उससे कहती है क्या तुम हमारे साथ मजाक कर रहे हो? हमने बहुत पहले उनके लोकेशन को हैक करने की कोशिश की है लेकिन हम ऐसा कर नहीं पाए क्योंकि उनके पास एक बैरियर है। उस लड़की की बात सुन के काजुमी उससे कहती है अपने साथ मेरे लेवल का कंपेयर मत करो। जिसके बाद काजुमी अपने पावर से उस डेटा को रिस्टोर करने लगती है क्योंकि इचिजुको ने उस डेटा को रीसेट कर दिया था और इसमें काजुमी अपनी पूरी पावर लगा देता है जिस वजह से काजुमी हैंगअप हो जाती है। लेकिन उसने इचिजुको के लोकेशन के बारे में पता लगा लिया था जो कि उनके पास ही में है। काजुमी कहती है इचिजुको अपने मॉम के पुराने घर में है। जिसके बाद रियाटो काना
को बाई कह के सबको लेकर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हमें इचिजुको को दिखाते हैं जो कि कोतोरी से कहती है, मैंने तुम्हारे स्पाइन के अंदर के ग्रैनी को रेना के ब्रेन को खिलाया था, लेकिन मेरा आइडिया काम नहीं किया, इसलिए मैं ग्रैनी के लिए एक नया होस्ट लाऊंगा। इचिजुको की बात सुन के कोतोरी उससे पूछती है, इसका मतलब क्या मैं मर जाऊंगी? तो इचिजुको हाँ कहता है। इचिजुको कहता है, मेरे लिए सबकी लाइफ मीनिंगलेस है सिवाय मेरी बहन रेना। मैं रेना के कॉन्शियसनेस को रिवाइव करूंगा, इससे फर्क नहीं पड़ता कि मुझे इसमें कितने लोगों को मारना पड़े। जो सुन के कोतोरी कहती है, इसका मतलब क्या तुम्हारे लिए वल्कैरी की लाइफ भी मीनिंगलेस है? इचिजुको कहता है हाँ, और ये सारी बातें वल्कैरी बाहर से सुन रही थी। कोतोरी कहती है, लेकिन वल्कैरी तो तुम्हें पसंद करती है। इचिजुको कहते हैं, असल में मैंने उसे एक बार बचाया था, इसीलिए उसे लगता है कि मैं उसे पसंद करती हूँ, लेकिन मैंने उसे इसीलिए बचाया था ताकि मैं उसे बाद में अपने काम में ला सकूं, और मुझे उसके लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं है। और ये सारी बात सुन के वल्कैरी रोने लगती है और कहती है, लेकिन मैं तो तुम्हें पसंद करती हूँ। और तभी कोतोरी बहुत जोर से चीखती है। इचिजुको कोतोरी को देखने के बाद कहता है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? आखिर ये ऐसे कैसे बाहर आ सकता है? और तभी कोतोरी के हाथ से एक बहुत पावरफुल लाइट निकलती है, पूरी सिटी को कवर करने लगती है, और लोग बस उस लाइट को देख रहे थे। तभी हमें रियाटो और बाकी सबको दिखाते हैं। विच बॉय कहता है, ऐसा नहीं हो सकता, ये लाइट तो बहुत जल्दी जल्दी फैल रहा है, जो कि कुछ ही समय में पूरी अर्थ को कवर कर लेगा और सारी लाइफ खत्म हो जाएगी। जो सुन के वो चर्च बड़ी लड़की कहती है, हमने लेट कर दिया। और इसी के साथ एपिसोड 12 का एंड होता है। तो एपिसोड 13 की शुरुआत में रियाटो और बाकी सबको दिखाते हैं जो कि इचिजुको के घर के सामने पहुंच चुके थे। रियाटो उस जज वाली लड़की की तरफ देखता है जो कि गॉड से प्रे कर रही थी। रियाटो काजुमी और कुरुआ से कहता है, मुझे नहीं लगता कि ये लोग जाने वाले हैं, इसलिए हमें कुछ करना होगा। रियाटो जाते हुए उन दोनों से कहता है, तुम दोनों आज हैंग अप हो चुके हो, इसलिए वल्कैरी तुम्हें आज डिटेक्ट नहीं कर पाएगी, लेकिन फिर भी तुम लोग सावधान रहना। लेकिन तभी काजुमी कुरुआ की तरफ इशारा करती है, तो कुरुआ रियाटो को एक डंडे से मार के बेहोश कर देती है ताकि वो दोबारा अपनी जान को उन लोगों के लिए खतरे में ना डाले। जिसके बाद हमें कोतोरी को दिखाते हैं जिसके बॉडी से वो लाइट अभी भी निकल रही थी। तो उस लाइट की तरफ देखते हुए इचिजुको उससे कहता है, इस रिसर्च स्विच को जिसने बनाया है उसे हम इस दुनिया का गॉड भी कह सकते हैं। ताकाची बस उस चीज को जिंदा करना चाहता है और इस दुनिया में एक नया रूलर लाना चाहता है, और अगर हम उनकी बात ना मानते हैं तो ये हमारे मौत को दावत देने जैसा है, और तुम मुझे हमारी उस जगह पे पहुंचने का एक जरिया हो। इचिजुको कहता है, सच बताओ तो मुझे इन सारी चीजों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, और मुझे तुम्हारे जैसे कोई भी वो चीज की जरूरत नहीं है जो कि मेरे रेना को वापस ना ला सका, लेकिन मेरे लिए ग्रैनी जरूरी है, इसलिए मैं वो तुमसे वापस ले लूंगा। कोतोरी इचिजुको से पूछती है, इसका मतलब तुम क्या ये चीज दूसरे विचेस के साथ भी करोगे? लेकिन मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। ये कहते हुए कोतोरी अपने इजेक्ट बटन को प्रेस कर देती है, और फिर हमें रियाटो की तरफ दिखाते हैं जो कि अपनी आंखें खोलता है, जो कि उस लाइट को खत्म होते हुए देखता है, और ये चीज वो चर्च वाले लोग भी देखते हैं और समझ जाते हैं जरूर नंबर 1107 को कुछ हुआ है। जिसके बाद हमें कुरुआ और काजुमी को दिखाते हैं जो कि कोतोरी को ढूंढते हुए गलती से वल्कैरी और इचिजुको से मिल जाते हैं। कुरुआ इचिजुको से कोतोरी के बारे में पूछती है तो इचिजुको कहते हैं वो अब मर चुकी है क्योंकि उसी ने अपने आप को इजेक्ट कर लिया है, जो सुनकर कुरुआ थोड़ी सी इमोशनल हो जाती है। जिसके बाद इचिजुको वल्कैरी से कहती है, इन दोनों को जल्दी से खत्म कर दो। जिसके बाद वल्कैरी कुरुआ से कहती है, तुम मेरे साथ चलो। काजुमी पूछती है कि तुम्हें कुरुआ से क्या काम है? कुरुआ भी कहती है, मैं भी तुम्हारे साथ नहीं आने वाली। जो सुन के वल्कैरी कुरुआ से कहती है, मैं बस तुम्हें बचाना चाहती हूँ। ये कह के वल्कैरी कुरुआ को अपने पावर से दीवार के ऊपर मारती है, जिस वजह से कुरुआ बेहोश हो जाती है। तो काजुमी कुरुआ को संभालने के लिए जाती है, लेकिन वल्कैरी उसके ऊपर अटैक कर देती है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें रियाटो को दिखाते हैं जो कि इचिजुको के घर में आ गया था, लेकिन उसे पता नहीं होता कि वो किस तरफ जाए। तभी उसके सामने नानामी आ जाती है और उसे रास्ता दिखाती है। जिसके बाद जाते हुए रियाटो एक रूम के पास पहुंचता है। रियाटो जब उस रूम के अंदर जाता है तो वो देखता है कि कोतोरी की बॉडी धीरे धीरे मेल्ट हो रही थी। रियाटो उसके पास जाके उससे पूछता है, आखिर तुम्हारे साथ ऐसा कैसे हुआ? कोतोरी हंसते हुए कहती है, मैंने बस अपने आप को इजेक्ट कर दिया है ताकि मैं सबको बचा सकूं, और इसके अलावा कोई भी रास्ता नहीं था। रियाटो कोतोरी से कहता है, आखिर तुम ऐसे सिचुएशन में हंस कर सकती हो, और अगर तुम ही जिंदा नहीं रहोगी तो तुम सबको बचा के क्या करोगी? तो कोतोरी कहती है, ऐसी बात नहीं है, असल में मुझे कोई भी चीज नहीं आती, लेकिन उसके बावजूद भी मैं एक क्लब में आई और एक क्लब की मेंबर बन सकी, जिसके बाद मुझे तुम जैसे दोस्त मिले और मैंने तुम लोगों के साथ बहुत मजा किया, जो कि मेरे जिंदगी का सबसे यादगार पल था, इसीलिए मैं बिल्कुल भी दुखी नहीं हूँ। जिसके बाद कोतोरी रियाटो से कहती है, रियाटो मुझे तुमसे एक आखिरी फेवर चाहिए, क्या तुम मेरे भाई इचिजुको को रोक सकते हो? वो ये सब बस मुझे वापस लाने के लिए कर रहा है, इसलिए तुम उसे ऐसा करने से रोको। और फिर कोतोरी अपने आखिरी में कहती है, अपना ख्याल रखना और बाकी सबका भी ख्याल रखना, और तुमने मेरे लिए जितना भी कुछ किया है उसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। ये कह के कोतोरी पूरी तरीके से मेल्ट हो जाती है, जिस वजह से रियाटो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है और रोने लगता है, लेकिन वो अपने आप को कंट्रोल कर लेता है और काजुमी और कुरुआ को बचाने के लिए जाने लगता है। तो जाते हुए देखता है कि काजुमी की बॉडी को किसी ने 2 हिस्सों में काट दिया है। रियाटो काजुमी को जाके उठाता है और उससे पूछता है, आखिर तुम्हारा ऐसा हाल कैसे हुआ? काजुमी कहती है, वल्कैरी ने ऐसा किया है। वल्कैरी और इचिजुको बहुत ज्यादा खतरनाक है और तुम यहाँ पे अपना समय बर्बाद मत करो। वो लोग कुरुआ को ले गए हैं, इसलिए तुम जल्दी से जाके कुरुआ को बचाओ। रियाटो कहता है, लेकिन तुम? काजुमी कहती है, तुम्हें मेरे बारे में चिंता करने की कोई भी
जरूरत नहीं है, तुम्हें तो पता ही है कि इसके बाद मेरे साथ क्या होगा, इसलिए तुम अपना समय बर्बाद मत करो। तो रियाटो काजुमी को नीचे रखते हुए कहता है मैं यहाँ पे फिर से वापस आऊंगा। ये कह के वो वहाँ से चला जाता है और फिर काजुमी कहती है तो यहीं पे सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन मुझे एक चीज का रिग्रेट रहेगा कि मैं उसे अपने फीलिंग्स के बारे में बता नहीं पाया कि मैं उसके बारे में क्या फील करती हूँ। ये कहते हुए काजुमी अपनी आंखों को बंद कर लेती है, जिसके बाद सीन शिफ्ट होकर हमें काना को दिखाते हैं, जिससे कि अपने फोकस देखने की पावर से पता चल चुका था कि काजुमी को कुछ हो चुका है, इसलिए वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और कहती है इसलिए तुम मेरे हार्नेस के टॉप बटन को प्रेस कर दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि इसके बदले में मेरे साथ क्या होगा। और ये बात काना हासुना से कहती है जो कि फिर से हील हो गई थी। जिसके बाद हमें वल्कैरी को दिखाते हैं जो कि कुरुआ को ले जा रही थी और वो कहती है मैं अपने बहन को मारना नहीं चाहती, लेकिन ये ऑर्डर मुझे इचिजुकु ने दिया है, इसलिए मैं उसे मना भी नहीं कर सकती। जिसके बाद हमें वल्कैरी के पास्ट को दिखाया जाता है, जहाँ पे वल्कैरी को कुछ लैब के लोगों ने एक हीटर में डाल दिया था ताकि उसे मार सके, क्योंकि वल्कैरी एक इस रैंक की विच है, इसलिए उसके पास कोई इजेक्ट बटन नहीं है, इसीलिए उसे इस हीटर में रख के मारा जा रहा था। लेकिन उसी समय इचिजुकु ने जाके वल्कैरी को बचा लिया था। जिसके बाद वल्कैरी कहती है उस दिन के बाद से इचिजुकु की लाइफ मेरी लाइफ से भी ज्यादा कीमती है मेरे लिए। जिसके बाद वो लोग एक जगह पे पहुंच जाते हैं। इचिजुकु वल्कैरी से कहती है मैंने तुम्हें इसे खत्म करने के लिए कहा था। तभी वल्कैरी इचिजुकु को कुछ बोलने वाली थी, लेकिन इचिजुकु उसके बात को काट देता है और उससे कहता है जल्दी से उसे नीचे रख दो ताकि मैं उसे इजेक्ट कर सकूं। जिसके बाद इचिजुकु कुरुआ को इजेक्ट करने ही वाला होता है कि तभी रियाटो आके उसके मुंह पे जोर से लात मार देता है, जिस वजह से इचिजुकु की हालत खराब हो जाती है। रियाटो इचिजुकु से कहता है तुम्हें तो जिंदा ही नहीं रहना चाहिए, जो कि दूसरों की जिंदगी को लेके खेलता है। तुमने जो काजुमी और कुतुरी के साथ किया उसके लिए मैं तुम्हें ऐसे ही नहीं छोड़ूंगा। तभी कुरुआ भी उठ जाती है और रियाटो की बात सुन के चौंक जाती है। इचिजुकु रियाटो से कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो और तुम मुझे छोड़ो या ना छोड़ो, क्योंकि मैंने इस जगह पे आने के लिए बहुत सारे लोगों को मारा है। रियाटो कहता है तुम्हारी बहन साकी के लिए है ना। इचिजुकु रियाटो की बात सुन के चौंक जाता है और उससे पूछता है आखिर तुम्हें मेरे बहन के बारे में कैसे पता चला। रियाटो कहते हैं क्योंकि तुम्हारी बहन की सोल कोतुरी के अंदर थी और उसी ने अपने आखिरी समय में मुझे ये कहा था तुमसे ये कहने के लिए कि तुम उसे बचाने की प्रोसेस में और किसी को मत मारो। जो सुन के इचिजुकु हंसने लगता है और कहता है इसका मतलब मेरा मिशन पूरा हो गया। रियाटो कहता है कि तुम हंस कैसे सकती हो, तुमने अपनी बहन को इसीलिए जिंदा किया ताकि तुम उसे दोबारा मार सको। इचिजुकु कहता है मैंने रेना के स्कल को रिजर्व करके रखा है और मैं इस प्रोसेस को फिर से रिपीट करूंगा। जो सुन के रियाटो गुस्सा हो जाता है और इचिजुकु की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन तभी वल्कैरी अपने पावर से रियाटो की बॉडी लॉक कर देती है, जिस वजह से रियाटो अपने बॉडी को मूव नहीं कर पाता और कुरुआ रियाटो को बचाने के लिए आती है, लेकिन वल्कैरी उसे भी लॉक कर देती है। वल्कैरी रियाटो से कहती है मेरे सामने तुम अपने इन गंदे हाथों से इचिजुकु को मत छूना। वल्कैरी की बात सुन के रियाटो से कहता है वल्कैरी तुम अपनी आंखें खोलो, इचिजुकु बस तुम्हारा यूज कर रहा है ताकि वो अपने बहन को बचा सके। जो सुन के वल्कैरी इचिजुकु से पूछती है क्या ये बात सच है, तो इचिजुकु कहता है हाँ। जो सुन के वल्कैरी स्माइल करती है और उससे कहती है तुम्हारे अंदर यही चीज तो मैं सबसे ज्यादा पसंद करती हूँ। जबकि इन दोनों को ऐसी बात करते देख रियाटो का दिमाग खराब हो जाता है। वल्कैरी रियाटो की तरफ देख के उसे कहता है तुम अभी तक जिंदा क्यों हो, तुम्हें तो मर जाना चाहिए। ये कह के वल्कैरी रियाटो के ऊपर अपना प्रेशर देने लगती है, जिस वजह से रियाटो की हालत खराब हो जाती है। रियाटो को इतनी बुरी हालत में देख के कुरुआ को रियाटो का पिछली बात याद आता है कि अगर वो अपने हार्नेस के टॉप बटन को प्रेस करेगी तो वो अपनी असली पावर को यूज कर पाएगी। जो याद आते कुरुआ ऐसा करने की कोशिश करती है, लेकिन रियाटो उसे ऐसा करते हुए देख लेता है और उसे ऐसा करने से मना करता है और इचिजुकु उससे कहता है अगर तुम ऐसा करोगी तो तुम मेल्ट हो जाओगी और मर जाओगी। वल्कैरी ये सुन के कुरुआ के ऊपर प्रेशर बढ़ा देती है क्योंकि वो उसे मरते हुए नहीं देख सकती। लेकिन तभी वहाँ पे काना भागते हुए आती है और कुरुआ के ऊपर सारे प्रेशर को अपने ऊपर ले लेती है और वो कहती है चाहे कुछ भी हो जाए मैं कुरुआ को प्रोटेक्ट करूंगी। जिसके बाद हमें काना के पास्ट को दिखाते हैं, जहाँ पे वो कहती है एक दिन लैब के लोग उसे मारने के लिए आए थे क्योंकि वो किसी काम की नहीं थी, लेकिन कुरुआ ने अपनी जान को जोखिम में डाल के उसे बचाया था। जिसके बाद वो कहती है उस दिन के बाद से मैंने कसम खाई थी कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपने फोकस देखने की पावर से कुरुआ को बचाऊंगी और उसे कुछ भी नहीं होने दूंगी। जिसके बाद वो कहती है मैंने अपने हार्नेस के टॉप बटन को प्रेस किया था और अब मैं अपने बॉडी को मूव कर पा रही हूँ, लेकिन इसके बदले मुझे एक कीमत देनी पड़ी कि मेरे पास और फोकस देखने की पावर्स नहीं है। मैंने उस पावर को खो दिया है, लेकिन इसके बावजूद भी मैं अपने जान देके कुरुआ को बचाऊंगी। जो सुन के कुरुआ बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है और काना को शुक्रिया कहती है। जिसके बाद वो अपने हार्नेस के टॉप बटन को प्रेस करती है, जिसके बाद उसकी पावर अनलीच होने लगती है, जो कि इतनी ज्यादा होती है कि कुरुआ उसे संभाल ही नहीं पा रही थी और उसे बहुत ज्यादा दर्द भी हो रहा था। लेकिन कुछ देर बाद वो अपने पावर को स्टेबल कर लेती है और अपने सामने एक बैरियर ला देती है और वल्कैरी की पावर उस बैरियर के ऊपर कोई भी काम नहीं कर रही थी। जिसके बाद कुरुआ रियाटो को रियोटा कह के बुलाती है और उससे पूछती है क्या तुम ठीक हो रियोटा। रियाटो ये सुन के चौंक जाता है और उससे कहता है तुम मुझे रियोटा कह के बुला रही हो, इसका मतलब है क्या तुम्हें सब कुछ याद आ गया है। कुरुआ कहते हैं हाँ मुझे सब कुछ याद आ गया है कि हम दोनों बचपन में एक साथ खेला करते थे, तो हम फिर से मिल गए रियोटा। जिसके बाद रियोटा कुरुने को से कहता है मैं तुमसे बहुत समय से माफी मांगना चाहता था क्योंकि मैंने
मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ के तुम्हें भी उस ड्रम से नीचे गिरा दिया था। कुरोने को कहते तुम्हें माफी मांगने की कोई भी जरूरत नहीं है, उल्टा मुझे तुमसे माफी मांगना चाहिए। अगर तुम नहीं होते तो शायद अब तक मैं सर्वाइव नहीं कर पाती। तभी वल्केरी अपने पावर से उस बैरियर के ऊपर अटैक करती है, लेकिन उससे कुछ नहीं होता। जिसके बाद कुरोने को रियोटा से कहती है तुम्हें अब चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, इस बार मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। और ये सेम बात वल्केरी इचिजुको से भी कहती है। जिसके बाद कुरोने को और वल्केरी अपने अपने पावर से दोनों के ऊपर प्रेशर देने लगती है। कुरोने को वल्केरी से कहती है सिस्टर मुझे आपके बारे में सब कुछ याद आ गया है, लेकिन मैं इस बार आपको जीतने नहीं दूंगी क्योंकि मुझे इस बार मेरे अपनों को बचाना है। ये कह के कुरोने को अपने पावर्स को बढ़ाने लगती है, जिस वजह से वल्केरी दूर फेंका जाती है और कुरुआ की भी हालत थोड़ी सी खराब हो जाती है। तो रियोटा उसे संभालने लगता है, लेकिन तभी वल्केरी उससे कहती है मैं तुम में से किसी को भी नहीं छोड़ूंगी जो कि इचिजुको के रास्ते में आएगा, और चाहे वो मेरी अपनी बहन ही क्यों ना हो। ये कह के वल्केरी अपने पावर को रेडी करने लगती है कुरुआ के ऊपर हमला करने के लिए, लेकिन उसका पावर काम ही नहीं करता। तभी वहाँ पे वो चर्च के लोग आ जाते हैं और आके सीधा वल्केरी की तरफ गोली मारने लगते हैं, लेकिन इचिजुको वल्केरी के सामने आके उसे बचा लेता है और वो सारी गोली अपने ऊपर ले लेता है। और तभी उनका विज बॉय बोलता है मैं इसे ज्यादा देर तक रोक के नहीं रख सकता। और इचिजुको की हालत देख के वल्केरी उन लोगों के ऊपर अटैक कर देती है और उनके वो दोनों बंदों को मार देती है जो कि उनकी तरफ गोली मार रहे थे। जिसके बाद इचिजुको इतनी सारी गोली खाने के बाद नीचे गिर जाता है और वल्केरी उससे पूछती है कि तुमने मुझे क्यों बचाया। इचिजुको कहते हैं हम इंसान किसी चीज को पाने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं और हम अपने इमोशन को भी भूल जाते हैं, और इसी वजह से मैं इंसानों से बहुत ज्यादा नफरत करता हूँ। ये कह के इचिजुको अपने आंखें को बंद कर लेता है, मतलब उसकी मौत हो गई थी। और इचिजुको को मरते देख वल्केरी पागल हो जाती है और सीधा आसमान में चली जाती है और कहती है अगर इस दुनिया में इचिजुको नहीं रहेगा तो मैं पूरी इस दुनिया को ही खत्म कर दूंगी। जिसके बाद वल्केरी अपने सबसे पावरफुल अटैक एंटी मैटर को तैयार करने लगती है। वल्केरी को इस अटैक को करते देख सब लोग घबरा जाते हैं और वो चज्ज वाली लड़की कहती है अगर इसने इस अटैक को पूरा कर लिया तो इस दुनिया में कुछ भी नहीं बचेगा। तभी कुरुआ उठती है और कहती है तुम ये सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। रियाटो पूछता है कि तुम करना क्या चाहते हो। कुरुआ कहती है मैं एंटी मैटर को डिस्ट्रॉय कर दूंगी। रियाटो पूछता है कि तुम ऐसा करोगी कैसे। कुरुआ कहती है मैं एक माइक्रो ब्लैक होल बनाऊंगी। जिसके बाद फाइनली कुरुआ रियाटो को किस करती है और उससे कहती है मैं ये हमेशा से करना चाहती थी और मैं तुम्हें हमेशा से पसंद करती हूँ रियाटो, और मैं तुम्हें हमेशा प्यार करूंगी। जिसके बाद कुरुआ रियाटो से कहती है रियाटो तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मुझे ना भूलने के लिए। और ये कह के कुरुआ वहां से वल्केरी के पास जाने लगती है और उसके पास जाते हुए उससे कहती है सिस्टर चलो जल्दी से इसे खत्म करते हैं। वल्केरी कुरुआ को वहाँ पे देख के उससे कहती है क्या तुम पागल हो, क्या तुम मरना चाहते हो। कुरुआ वल्केरी से कहती है आप और मैं तो हमेशा से एक है ना। कुरुआ की बात सुन के वल्केरी स्माइल करने लगती है और उससे कहती है मेरी प्यारी और बेवकूफ बहन तुम अभी भी नहीं बदली। जिसके बाद वो दोनों अपने अपने पावर से एक दूसरे के ऊपर अटैक करते हैं, जिस वजह से वहाँ पे सब कुछ तबाह होने लगता है। और फिर कुछ देर के बाद सब कुछ शांत हो जाता है और रियाटो कुरुआ को नीचे आते हुए देखता है जो कि बेहोश हो गई थी। और तभी कुरुआ जब नीचे आके बैठती है तभी उसका वो जगह टूटने लगता है और वो नीचे गिरने लगती है, लेकिन रियाटो जाके उसे पकड़ लेता है और कहता है चाहे इस बार मेरी जान ही क्यों ना चली जाए मैं इस बार उसे नीचे गिरने नहीं दूंगा। जिसके बाद वो कुरुआ को खींच के ऊपर उठा लेता है और उसे उठाने लगता है। तो कुरुआ उठती है जो देख के रियाटो खुश हो जाता है और उससे पूछता है क्या तुम्हें कहीं पे दर्द हो रहा है या फिर तुम्हें किसी जगह पे चोट लगा है। लेकिन कुरुआ बस इधर उधर देख रही थी और रियाटो की तरफ ही घूर रही थी। और फिर कुरुआ रियाटो से कहती है, रियाटो कहते हैं हाँ तुम कुछ भी पूछ सकती हो। कुरुआ पूछती है आखिर तुम हो कौन। ये सुन के रियाटो पूरा शांत हो जाता है। जिसके बाद सीन चेंज होता है, हमें कोकोरो को दिखाते हैं जो कि रियाटो को फोन पे बताता है रियाटो हमने उस पिल को बना लिया है इसलिए तुम ये खबर सब तक पहुंचा दो। और फिर हमें रियाटो को दिखाते हैं जो कि कुरुआ की बात सुन के रोने लगता है और कुरुआ उसे रोते देख उससे पूछती है आखिर तुम्हारे साथ हुआ क्या है, तुम रो क्यों रहे हो। जिसके बाद हमें इस हादसे के हुए कुछ दिन बाद का सीन दिखाते हैं जहाँ पे रियाटो अपने स्कूल में होता है और फिर से सब कुछ नॉर्मल हो गया था। रियाटो क्लास में कुरुआ की बेंच की तरफ देखता है जो कि आज खाली थी। ये देख के रियाटो सैड हो जाता है और स्कूल खत्म हो जाने के बाद रियाटो कोतोरी के पिछले घर पे आता है जहाँ पे रियाटो ने कोतोरी के दोस्त के पास ही उसका एक कबर्ड बना दिया था और फिर उसके लिए प्रेयर करता है। जिसके बाद रियाटो हर दिन की तरह शाम को ऑब्जर्वेटरी में जाता है, लेकिन इस बार जब वो अंदर आता है तो इस बार वो जगह पूरा खाली था। जिसके बाद रियाटो अपने टेलीस्कोप को लेकर माउंटेन की तरफ जाता है और फिर हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाते हैं जहाँ पे कुरुआ स्टार्स को देख रही थी और रियाटो बस कुरुआ के हार्नेस के टॉप बटन की तरफ देख रहा था और वो देख के रियाटो उदास हो जाता है। और तभी वहाँ पे हासुना, काना और काजुमी आते हैं। काजुमी हासुना से कहती है मैंने तुम्हें काना को लेने के लिए कहा था लेकिन तुम यहाँ पे आगे आगे आ गई। हासुना कहते हैं मैंने तुम्हें अपनी जान दे के बचाया है और तुम मेरे साथ ऐसा बर्ताव कर रही हो, और वैसे भी काना अब चल और बोल सकती है। तो तभी काना कहती है हाँ मैं कुछ टाइम के बाद फिर से ठीक हो जाऊंगी और फिर से चल पाऊंगी। और फिर काना आसमान की तरफ देखते हुए कहती है जरा ऊपर की तरफ तो देखो कितने सारे स्टार्स है। तो सब लोग आसमान की तरफ देखने लगते हैं। तभी काजुमी कहती है अगर कोतोरी होती तो उसे भी ये बहुत ज्यादा अच्छा लगता। तभी कुरुआ स्टार्स को देखते हुए कहती है ये स्टार्स तो बिल्कुल समर ट्रायंगल की तरह लग रहे हैं। जो सुन के सब लोग चौंक जाते हैं और कुरुआ से पूछते हैं कुरुआ क्या तुम्हें सब कुछ याद आ गया है, क्या तुम्हारी मेमोरी फिर से वापस आ गई है। लेकिन हमें इस बात का जवाब नहीं मिलता और ये सीरीज और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है।